राज्य में ग्रुप 1 में भी कोई फेल नहीं हुआ, समझ रहा हूँ। जिसने सीरियसली क्लास की हो, हमारी बात मानी, गारंटी लिखित में ले सकते हो मुझसे। वो क्लासेस सबसे ज्यादा हमारी मिस करते हो, है कि नहीं। मनदीप और कृष्णा ऑनलाइन ज्वाइन की होंगे। ये कहाँ तक पढ़ लिया था तुम लोगों ने? यहाँ से पढ़ाना है। सेटल हो जाओ 2 मिनट के अंदर, तुरंत क्लास स्टार्ट होने जा रही है। हम लोगों ने ड्यूटी पढ़े थे, राइट्स पढ़े थे ऑडिटर की, ठीक है। तो उसी के आगे कंटिन्यू करना है चीजें, क्या क्या चीजें कंटिन्यू करनी है। अब और क्या क्या ऑडिटर की ड्यूटी होती है। ऑडिटर की ड्यूटी होती है टू प्रोवाइड रीजंस फॉर निगेटिव रिमार्क्स एंड क्वालिफिकेशन। जो भी आप जो है कंपनी के उसमें निगेटिव रिमार्क दे रहे हैं कि कंपनी इन चीजों में बैड है, या फिर क्वालिफिकेशंस दे रहे हैं, मतलब ऑब्जर्वेशंस डाल रहे हैं कि ये चीजें इसने गलत लिखी हैं, तो उसके आपको क्या रीजंस देने पड़ेंगे, मतलब प्रूफ देने पड़ेंगे। आप ऐसे ही इन रेगुलर मीन्स में चीजें नहीं लिख सकते हैं कि इसने एक्सपेंसेस कम डाले हैं या ज्यादा डाले हैं, उसका प्रूफ होना चाहिए आपके पास कि एक्चुअल एक्सपेंसेस ये इन्होंने ये डाले हैं, तो आपको उसके रीजंस देने पड़ेंगे। इफ ऑडिटर इशू एन ऑडिट रिपोर्ट अदर देन क्लियर रिपोर्ट, क्लियर रिपोर्ट मतलब है उसमें एक भी आपके ऑब्जर्वेशंस नहीं है, बिल्कुल क्लीन रिपोर्ट है, क्लियर रिपोर्ट है, बिल्कुल सही रिपोर्ट है, देन ही मस्ट गिव रीजन फॉर सच ऑडिट रिपोर्ट। अगर क्लीन रिपोर्ट के अलावा वो कोई भी रिपोर्ट देते हैं, जैसे निगेटिव होती है या फिर क्वालिफाइड होती है, तो अगर ऐसी कोई रिपोर्ट दे रहा है तो वो जो है उसका रीजन देगा, उसके प्रूफ देगा, ठीक है। ड्यूटी टू कंप्लाई डायरेक्शन विद कैग, अगर गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट कर रहा है तो सीएनजी मतलब कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के डायरेक्शंस जो होंगे, जो भी वो डायरेक्शन देगा उस हिसाब से उसको ऑडिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट कंपनी का। द डायरेक्शन इफ एनी इशूड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिगार्डिंग मैनर ऑफ ऑडिट अकाउंट्स ऑफ ऑडिट, मतलब मैनर कैसे आपको अकाउंट्स को ऑडिट करना है। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी कैग आपको बताती है, कैग सीए अपॉइंट करती है, उसको ये बताती है कि कैसे आपको ऑडिट करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा सीए को, कैग के अकॉर्डिंग। द एक्शन टेकन ऑन सच डायरेक्शन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, जो भी वो एक्शन ले रहा है, ठीक है, वो उसी डायरेक्शन पे होने चाहिए। किस डायरेक्शन पे? जिस डायरेक्शन में कैग ने बोला है। जो भी इंपैक्ट आ रहा है उसके अकाउंट्स पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो सारे कैग के डायरेक्शन पे होने चाहिए। ड्यूटी टू कंप्लाई विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, जैसे एएस होता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वैसे ही एसए होता है, ये उल्टा होता है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। तो जितने भी स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग आपकी कंपनी के ऊपर लग रहे हैं वो सारे आपको फॉलो करने। क्या सर एक एक ऐसे हमको पढ़ना है? बिल्कुल नहीं पढ़ना, खाली कुछ ऐसे नाम याद करने एमसीक्यू के लिए। ये मान लो कि एक एमसीक्यू ऐसे का आता है जिसमें पूछ लेता है कि ऐसे 250 कौन सा है, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो उनके कुछ स्पेसिफिक आपको नाम याद करने पड़ेंगे, ठीक है। आधे बच्चे उधर जाते हैं, ठीक है। सेक्शन 1, क्या ये सारे सेक्शन याद करने कर ही नहीं पाओगे, इतने सारे सब सेक्शन है, ठीक है। तो बात याद रखनी है खाली। सेक्शन 143 सब सेक्शन 9 प्रोवाइड्स दैट इट इज ड्यूटी फॉर एवरी कंपनीज ऑडिटर, जो कंपनी का ऑडिटर होता है, टू कंप्लाई विद द एप्लीकेबल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इन कंडक्ट ऑफ हिज ऑडिट। जो भी उसके ऊपर, जैसे एएस एप्लीकेबल होते हैं तो एएस चेक करे, जो इंडेस एप्लीकेबल होते हैं इंडेस चेक करे, और जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं कंपनी के ऊपर वो सारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पूरा कंप्लाई करें, ठीक है।
ड्यूटी टू रिपोर्ट एनी फ्रॉड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई फ्रॉड वगैरह हो रहा है तो सीजी को रिपोर्ट करे, सेंट्रल गवर्नमेंट को। कंपनी में कोई फ्रॉड चल रहा है, देखते नहीं सीजी आरडी से अप्रूवल लेनी है ऑडिटर को हटाने के लिए, ऊपर पढ़ा था। वैसे ही अगर कंपनी में कोई फ्रॉड दिख रहा है तो सीजी आरडी को आपको बताना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, अब इसके अंदर ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया है हमने कई बार। ऑडिटर ड्यूटी टू रिपोर्ट fraud done on the company by its officer employee under section 143 सब सेक्शन 12। ये सेक्शन इंटर लेवल पे भी है, फाइनल पे भी है, फाइनल में भी ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, 143 सब सेक्शन 12। कोई भी अगर कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय फ्रॉड कर रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के उसे रिपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये 143 सब सेक्शन 12 रीड विद रोयल रूल 13। अगर फ्रॉड अमाउंट लेस देन 1 करोड़ है, 1 करोड़ से कम है, तो हम इंडिविजुअली देखेंगे, एग्रीगेट नहीं लेंगे, मतलब एक एक फ्रॉड का देखेंगे। ठीक है, ऑडिटर को 2 दिन के अंदर, ऑडिटर सेल विद इन 2 days ऑफ द नॉलेज ऑफ द फ्रॉड इन्फॉर्म ऑडिट कमिटी। अगर कंपनी में ऑडिट कमिटी है, मतलब सेक्शन 177 अगर ऑडिट कमिटी एप्लीकेबल है कंपनी के ऊपर, तो सबसे पहले उसको फ्रॉड के बारे में ऑडिट कमिटी को बतानी पड़ेगी। और का मतलब है अगर कंपनी में ऑडिट कमिटी एप्लीकेबल नहीं है तो वो क्या करेगी, नो ऑडिट कमिटी देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इन्फॉर्म करेगी। अगर कंपनी में ऑडिट कमिटी नहीं है तो बीओडीज को डायरेक्ट इन्फॉर्म करेगी। क्या इन्फॉर्म करेगी, किस नेचर का फ्रॉड है, ठीक है, कितने अमाउंट का फ्रॉड है, और पार्टीज कौन कौन इन्वॉल्व है फ्रॉड में। क्लियर, ये 3 बातें इन्फॉर्म करेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेल मेंटेन इन इट्स बोर्ड रिपोर्ट अंडर सेक्शन 134 सबसेक्शन 3। क्या क्या ये लोग बोर्ड रिपोर्ट में अपने मेंटेन करेंगे, नेचर ऑफ फ्रॉड क्या था, अमाउंट इन्वॉल्व क्या था, ठीक है, जिन पार्टीज को पता चला उन्होंने रेमेडीज एक्शन लिया कि नहीं लिया। ठीक है, जैसे ऑडिट कमेटी को पता चला या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता चला तो उन्होंने क्या एक्शन लिया, बता लेने के बाद, पता लगने के बाद एक्शंस क्या लिए। ठीक है, डिटेल्स ऑफ रेमेडियल एक्शन, जो भी एक्शन लिए उसकी डिटेल्स चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर फ्रॉड 1 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, तब भी सेम सिचुएशन होगी। ऑडिटर को 2 दिन के अंदर ऑडिट फ्रॉड का इन्फॉर्म करना पड़ेगा ऑडिट कमेटी को। अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, वही सेम चीज, नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट कितनी थी और पार्टीज कौन कौन इन्वॉल्व थी। अब इसमें थोड़ा सा यहां से चेंज है, एंड गिव हिम 45 डेज टू रिप्लाई। किसको रिप्लाई करने के लिए दिया जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर ऑडिट कमेटी, दोनों में से किसी को भी। अगर ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल हो रही तो ऑडिट कमेटी, बोर्ड नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनको 45 दिन का समय दिया जाएगा रिप्लाई करने के लिए। ऑडिट कमेटी या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देखो ऑब्लिक लगा है, दोनों में से कोई भी रिप्लाई करेगा। ऑडिटर सेल 15 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई जहां से हुआ है, मतलब 45 डेज से 15 डेज लिए जाएंगे। 15 डेज ऑफ रिप्लाई इन्फॉर्म एमसीए, सीजी को रिप्लाई करेगी, एमसीए को करेगी। इन्फॉर्म एडीटी 4, क्या क्या अप्रॉक्स अमाउंट कितना इन्वॉल्व था, पार्टीज कौन कौन इन्वॉल्व थी, रिप्लाई क्या आया है ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, ऑडिटर का ऑब्जर्वेशन क्या रहा है उस रिप्लाई पे, कि ऑडिटर क्या सोचते हैं, ऑडिटर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ठीक है, उसके बाद अगर रिप्लाई नहीं किया, डोंट रिप्लाई, मतलब ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अगर रिप्लाई नहीं किया है फ्रॉड के केस में, चुपचाप चुप्पी साधे हुए हैं, मतलब कंपनी के अंदर बहुत बड़ा घपला चल रहा है, वो लोग भी जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ऑडिटर सेल विद इन 15 डेज ऑन एक्सपायरी ऑफ 45 डेज इन्फॉर्म करेगा सीजी फॉर्म एडीटी 4 में। ठीक है, एडीटी 4 जो एड्रेस करेगा वो सेक्रेटरी ऑफ एमसीए है, उनको डायरेक्ट ये फॉर्म जाएगा, ये समझो। सेंड बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू और स्पीड पोस्ट फॉलोड बाय एन ईमेल, मतलब जो भेजने के रजिस्टर्ड पोस्ट से जा सकता है या फिर स्पीड पोस्ट, इन सब चीजों से जा सकता है, उसमें मेल वगैरह आपका होगा। इट शैल बी सेंड बाय ऑडिटर्स लेटर हेड जानते हो, ये लेटर हेड, ये पूरा समझ रहे हो, जैसे लिखा है अमित के एंड एसोसिएट, पूरा सीए में ये लेटर हेड है, उसके लेटर हेड नेम स्टैम्प के साथ पूरा जाएगा, कि ये पता हो कि ऑडिटर ने फ्रॉड निकाला है, मतलब इस ऑडिटर ने इसको चेक किया है, ये जो एमसीए है उसके पास इसका एक्नॉलेजमेंट हो, इसीलिए उसका लेटर हेड पूरा जाता है। समझ में आया?
ऑडिटर्स एड्रेस, उसका एड्रेस जाएगा, जैसे इसमें भी देखोगे कोई भी फॉर्म है इसमें पूरा एड्रेस है नीचे, समझ लो, उसकी ईमेल आईडी है, उसका कांटेक्ट नंबर है सब कुछ, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों को नहीं दिखेगा, समझे, इतना छोटा छोटा लिखा है, ठीक है। और कांटेक्ट नंबर, ये सारी चीजें लिखी होंगी, आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। ड्यूटी टू पे पेनल्टी, पेनल्टी क्या होगी, as per section 143 subsection 15 if auditor, cost accountant or company secretary in practice fails to comply with the provision of subsection 12, अगर या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट या तो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रोविजन को कंप्लाई नहीं कर पाते ऊपर वाले, कि मतलब फ्रॉड हो तो सीजी को बताएं, ठीक है, ऑडिट कमेटी को बताएं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताएं, ये वाले प्रोविजन वो नहीं जो है कंप्लाई कर पाते हैं, तो अगर लिस्टेड कंपनी है तो पेनल्टी 5 लाख रुपए तक हो सकती है, और कोई भी अदर कंपनी है तो पेनल्टी 1 लाख रुपए तक, मतलब 1 लाख रुपए तक लग सकती है मैक्स पेनल्टी। समझ में आया, ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए याद होना चाहिए। इसका एक प्रोसेस है, मतलब बुक में अगर देखोगे तो बुक में तो बहुत लेंदी दे रखा है, ठीक है। इस नोट्स में हमने एक एक प्रोसेस को एक एक पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि कब क्या करना है, अगर इसने रिप्लाई किया तो क्या करना है, अगर नहीं रिप्लाई किया तो क्या करना है, ऐसे बुक में नहीं लिखा है, बुक में पूरा पैराग्राफ लिखा है, उसमें काटना चाटना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया, एक बार पढ़ लो, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो यहाँ से, जल्दबाजी वाली कोई बात नहीं है, आराम से पढ़ो ऑडिट। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं रिजल्ट के पास तुम लोग जाते जा रहे हो, है नहीं, क्यों भूल गए थे क्या, आ ही नहीं रहा, 11 तारीख को आएगा, चिंता क्यों कर रहे हो, सुबह ही सुबह आ जाएगा, सुबह जब हम सो के उठेंगे तब जो है मिस कॉल और स्टेटस सब जो है छप्पर फाड़ के जो है, ये हर बार होता है, जब हम उठते हैं सुबह तब तक रिजल्ट आ चुकता है, 6 से 6:30 के बीच। और क्या, नहीं वो सॉफ्टवेयर होता है, रात में अपलोड कर देते हैं, सुबह तक अपलोड हो जाता है, समझे, हार्ड वर्किंग भी है। ये बढ़ो नहीं, सही है ना, ये स्ट्रेटजी सही है, कम से कम घर से निकलोगे नहीं, ऐसे निकल लिए कहीं रास्ते में देखे तो घर मिलेगा नहीं ढूंढने, घर ढूंढ नहीं पाओगे अगर रास्ते में तुमको रिजल्ट दिख गया या फिर कोचिंग में दिख गया तो घर मिलने में आफत आ जाएगी। एक बार ग्रुप 2 का रिजल्ट आया था, हम ट्यूशन पढ़ा रहे थे, हम पढ़ा नहीं पाए थे, फिर पास हो गए थे लेकिन मन नहीं हुआ था पढ़ाने का, तुरंत आए थे ट्यूशन पढ़ाने और ट्यूशन से तुरंत निकलना पड़ा था, मतलब तुरंत आए, हमने कहा हम जा रहे हैं, हम नहीं पढ़ा पाएंगे आज, हमें मिठाई विठाई लेके देनी है कुछ लोगों को, तुरंत निकल गए वहां से। ऐसा होता है, मतलब दोनों सिचुएशन में नहीं पढ़ा पाओगे, अगर पास हुए तो भी दोनों सिचुएशनें बड़ी खराब होती हैं, पास भी हो गया तो तुम्हारा 1 हफ्ता टाइम जाएगा, फेल हुए तो एक ही दिन जाएगा क्योंकि वो मोटिवेशन अलग रहता है ना, अगर फेल हुए अगले दिन से ही कम से कम 15 दिन तुम्हारा मोटिवेशन ऐसा रहेगा कि इधर उधर कहीं देख ही नहीं रहे हो, समझ रहे हो, 15 दिन मोटिवेशन ऐसा रहता है, 15 दिन के बाद फिर डोज चाहिए होता है, बूस्टर डोज, उसके बाद फिर मोटिवेशन, वो रिचार्ज होता है ना, प्रीपेड हो तुम लोग, रिचार्ज होता है बार बार 15-15 दिन पे, समझे, रिचार्ज होगा तभी जो है आगे वो हो पाता है, पढ़ पाते हैं, एक दिन और, चलो अच्छा पढ़ो।
अच्छा ये बताओ, हम ये सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं कि एक हफ्ते 15 दिन ज्यादा मोटिवेशन रहता है, अगर आपका ग्रुप नहीं निकला है उसके बाद मोटिवेशन कम होने लगता है? क्यों, कोई बताएगा? क्यों असलान, बताओगे? सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? उसके बाद मोटिवेशन धीरे धीरे, मतलब पढ़ाई डिक्लाइन होने लगती है। जैसे बोध ग्रुप के लिए सोचा आपने, हम तुमको प्रैक्टिकल दे रहे हैं, बता रहे हैं। आपने अगर जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन ये रहेगा सारे दोस्त हमसे आगे निकल रहे हैं, हमें बोध ग्रुप देना है इस बार। बिल्कुल, मतलब अंदर से बिल्कुल यही आएगा, कापी किताबें चारों सब्जेक्ट अभी जो है, चारों सब्जेक्ट अभी जो है पढ़ के हम खत्म कर दें। लेकिन विद इन 1 मंथ, मतलब 1 महीने के अंदर ही अंदर काम आपका अलग हो जाता है। अलग इन द सेंस कि आप उसी में मिक्स हो जाते हैं, जैसे पहले थे आप नहीं पढ़ रहे थे वगैरह वगैरह, थोड़ा पढ़ रहे थे, वैसे हो जाते हैं, कॉन्टिन्यूटी नहीं बन पाती। इसीलिए कहते हैं जैसे ही रिजल्ट आए, होता क्या है, जैसे तुम लोग एग्जाम जब दिए थे ग्रुप 1 के, तब बहुत ज्यादा मतलब एफिशिएंट हो गए थे, मतलब एफिशिएंसी निकलने लगी थी। एग्जाम जब छोड़े थे तो तुम लोगों का था कि हम लोग घूमने जाएंगे, चलो एक हफ्ते घूम लो, क्लासेस भी डिले कर दी गई, समझ लो। उसके बाद तुम लोग घूम के आए और अभी तक घूम ही रहे हो, अभी तक तुम लोग घूम रहे हो। एक बच्चा भी इसमें ऐसा नहीं होगा जिसने घूमने के बाद, जो लोग ग्रुप 1 दिए थे, जिसने घूमने के बाद क्लास की है और क्लास प्रॉपर रिवीजन कर रहा है घर पे, अभी अगर टेस्ट उसका दिया जाए तो अच्छे स्कोर आए, एक बच्चा भी हमें नहीं दिखता है इसमें ऐसा। सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? जिस लेवल की पढ़ाई तुम्हारी दिसंबर में हो रही थी उसकी आधी भी किए हो, ये बताओ। क्यों, सभी लोग बोलो, किए हो आधी भी? जबकि कुछ लोगों, जिनका मान लो बोथ ग्रुप दिए हैं, वो वेट कर रहे हैं, उनका समझ में आता है कि चलो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। जिसने एक ग्रुप दिया है वो किस चीज का वेट कर रहा है? रिजल्ट का, कि रिजल्ट आएगा तब हम पढ़ेंगे। क्या फेल देख के मोटिवेशन आएगा पढ़ने का, इसलिए वेट कर रहे हो? जिसने एक ग्रुप दिया है उसको तो बहुत दूसरे ग्रुप में लग जाना चाहिए आराम से। तुम ये सोचो जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा वहां से कितने महीने बचेंगे। मान लो कोई अभी से पढ़ना स्टार्ट करेगा 11 अगस्त से, अगस्त उसका इसी में निकल जाएगा सब, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने में तुम ग्रुप पढ़ के दोगे, ये बताओ दे पाओगे 3 महीने में? यही गलती कई बच्चे कर चुके हैं कई बार, जो फेल हुए हैं। वही तुम लोग भी, हम देखते हैं ना, तब हम जब काफी दिन से रीड कर रहे हैं सब, तब हम बोल रहे हैं। और पिछले बैच में भी बताए थे, कुछ बच्चों ने मानी थी बात, ये अप्लाई किया तो पास भी हुए थे। ये जो रिजल्ट तक का टाइम है ये वेस्ट नहीं करना चाहिए बिल्कुल। वो सही है कि आपने ये कर लिया वो कर लिया, डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन मेन जो पढ़ाई है उससे मत भटको। वो डिफरेंट चीजें जो कर रहे हो तो घंटे 1.5 घंटे के लिए कर रहे हो, पूरा दिन इन्वॉल्व हो रहे हो उसमें? नहीं हो रहे हो। पूरा दिन क्या कर रहे हो? यहाँ पे एफएम, एफएम या मैनेजमेंट क्या स्टार्ट हुआ था? मैनेजमेंट, एफएम, एफएम खत्म हो गया, एफएम मैनेजमेंट चलने लगा शायद। एफएम नहीं खत्म हुआ, मान लो एफएम तुम्हारा खत्म होने वाला एक सब्जेक्ट, ठीक है, और एक सब्जेक्ट खत्म होने वाला, वो सब्जेक्ट तुम्हारा प्रिपेयर नहीं होगा। जबकि चाहिए था कि रिजल्ट आते आते कम से कम एक सब्जेक्ट तो प्रिपेयर हो जाए, 3 सब्जेक्ट हमारे बचेंगे वो करेंगे हम। वो एक सब्जेक्ट हैवी सब्जेक्ट है एफएम ग्रुप 2 का, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं है। बस ये होता है कि हमको डेली कोई मोटिवेशन दे तब हम पढ़ेंगे। तो ये पुश करने वाली जो आदत है ये कब तक रहेगी? मान लो ग्रुप 1 में चलो ठीक था कि अभी नए नए आए हो, पढ़ना है तुम लोगों को, मतलब मोटिवेशन देना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि अब तो तुम लोगों को खुद पता है ना कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, कितना पढ़ोगे तो पास होगे, ये पता है ना एक पैरामीटर, कि हमको इतनी मेहनत करनी है तो उतनी मेहनत स्टार्टिंग से ही करो ना। एक बार झेल चुके हो ग्रुप 1 में, झेल चुके हो ना, कि हम पहले से पढ़े होते, ग्रुप 1 में भी आया होता कि अगर हमको 2 महीने और मिल जाते तो हम फाड़ देते, ऐसा आता है। एग्जाम के टाइम ऐसा बहुत से ख्यालात आते हैं कि इतना हमने पढ़ लिया, 2 महीने और मिल जाते। तो वही 2 महीने तुम कम ही तो कर रहे हो अपने ग्रुप में, कम कर लिए हो, कर रहे क्या हो, किए कि नहीं? क्योंकि इन 2 महीने में कोई पढ़ाई नहीं होगी,
प्रोडक्टिव, खाली तुम लोग क्लास किए हो आके। सही कह रहे हैं कि नहीं? क्यों? खाली क्लासेस हुई हैं सबकी, और इस तरीके से अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते हैं, क्वालिफाई नहीं होते हैं। यही सबसे बड़ा रीजन होता है फेल होने का। मान लो ग्रुप 1 में तुमको नहीं आइडिया था, ग्रुप 2 में तुम अपने मन से जो है गलतियां कर रहे हो। ग्रुप 2 नहीं करना चाहिए बिल्कुल, ये बिल्कुल तुम्हारा समय बहुमूल्य होता है। हफ्ते भर ठीक है, घूम घाम आओ, जो करना है कर लो, हफ्ते भर वेब सीरीज मूवीज जो तुम्हारी पेंडिंग डाटा पूरा रखा है उसको निपटा लो, लेकिन उसके बाद तो लग जाओ ना पढ़ाई पे, क्योंकि अल्टीमेट गोल है 3 साढ़े 3 4 साल में सीएमए बनना, तो तुम उसी को बढ़ाते जाओगे। तो जितना लेट सीएमए बनोगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, बताए थे तुम लोगों को। समझ रहे हो? तो सीएमए बनने के बाद लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन अगर जल्दी बनोगे तब, नहीं तो जैसे बनोगे तुरंत जॉब का प्रेशर आ जाएगा, घर वालों को पैसा चाहिए होगा तुमसे जैसे ही बनोगे। मान लो 28 29 30 साल में सीएमए बने, तुरंत सीएमए बनने के बाद शादी के लिए कह देंगे घर वाले, कह देंगे कि नहीं? लाइफ अपनी एंजॉय कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। जो एक्चुअल तुमको सीएमए का बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। सीएमए का बेनिफिट, बेनिफिट अगर चाहिए तो जल्दी सीएमए बनो, नहीं तो सीएमए तो सब लोग बनते हैं, कोई 30 में बनेगा, कोई 35 में बनेगा, लेकिन वो जो है तुम लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पाएगा अगर एज ज्यादा हो गई ना। कंपनी तुमको उठाएगी, क्योंकि कंपनी भी कम एज वाले को उठाती है, कम अटेम्प्ट वाले को उठाती है, जो हमको लंबे समय तक सर्व करे। समझ रहे हो? ज्यादा, क्योंकि उनको भी यंग माइंड चाहिए होते हैं। समझ रहे हो? उनको भी नया फ्रेश मोटिवेशन वाला बच्चा चाहिए होता है। ऐसा नहीं वो 30 साल के सुस्त इंसान को लेना नहीं पसंद करते, एक्टिव इंसान के 20-25 साल के बीच में लेना पसंद करते हैं। एज बहुत मैटर करती है, तुम लोग वो चीज समझते ही नहीं हो, टाइम बढ़ाते जाते हो। टाइम यही है, छोटा छोटा टाइम जो वेस्ट कर रहे हो। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, सीएमए के बाद कई बार तुम लोगों को बता चुके हैं। समझे? कहीं रैंक वैंक आ गई, वहां कन्वोकेशन वगैरह में जाने को मिल गया तो फिर जो है मजा ही आ जाएगा। वैसी तुमको फीलिंग पूरी जिंदगी में कभी नहीं आ पाएगी, चाहे जो कोर्स कर लो। तुम लोग सोचते ही नहीं हो कभी इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि कितना बोलते हैं तुम लोगों से, हम बोलते हैं, अमित सर बोलते हैं, किसी की तो बात सुन लो। अभी भी हफ्ता भर है, हफ्ते भर में एक सब्जेक्ट रिवाइज हो सकता है कि नहीं? पूछ रहे तुम, हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना? अभी भी तुम लोग नहीं करोगे। इतना बोलने के बाद भी नहीं करोगे, हमें पता है। वो रिजल्ट जब आ जाएगा तब सर पे कफन बांध के निकलोगे कि अब दोनों बोथ ग्रुप देना है, या जिसका हो। जो लोग पास भी हो गए सिंगल ग्रुप, उनको भी प्रॉब्लम होगी ग्रुप 2 में 3 महीने में अगर निकालना है उनको। पता चले ग्रुप 1 एक अटेम्प्ट में हो गया, ग्रुप 2 में अटेम्प्ट लग रहे हैं, तो थोड़ा सा इजी होता है। और इजी इजी कुछ नहीं होता है, जिसने पढ़ा है उसके लिए इजी होता है, जिसने नहीं पढ़ा ग्रुप 2 भी बहुत टफ है। समझ रहे हो? एफएम इजी लगी? इजी है ग्रुप 2? कैसे तुम लोग सोच रहे हो कि ग्रुप 2 हम 3 महीने पढ़ के निकाल लेंगे, जो टाइम वेस्ट अपना एक एक दिन करके करते जा रहे हो। टेस्ट में देख रहे हैं तुम लोगों, टेस्ट में भी कोई बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है, कह सकें कि जो है चलो टेस्ट एक ही सब्जेक्ट तुम्हारा तैयार है, टेस्ट में कोई अच्छे हैं, कोई कई लोग तो टेस्ट ही नहीं दे रहे हैं, कई लोग तो टेस्ट ही नहीं दे रहे हैं इसी चक्कर में। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, बार बार हम नहीं कहेंगे, कि जो है अभी भी एक हफ्ता है, ठीक है? रक्षाबंधन वगैरह सेट असाइड करो, एक दिन जिस दिन होगा उस दिन जाके जो करना है कर देना। एक सब्जेक्ट एफएम तुम्हारा हो गया है, उसको स्टार्टिंग से बैठो रिवाइज कर लो, नहीं तो बाद में जैसे अगर तुम हफ्ते भर बाद 15 दिन बाद रिवाइज करने बैठोगे तो तुमको फिर से वीडियो देखने पड़ेंगे। वो हो चुका है सबके साथ ये,
ठीक है, अभी साथ ही साथ रिवाइज करते जाती अगर, तो वीडियो देखने पड़ते हैं। इतनी बड़ी गलती ऑलरेडी हो चुकी है कि नहीं, फिर से वीडियो देखने पड़ेंगे। अगर अभी भी बच जाओगे थोड़ा बहुत, वीडियो नहीं देखनी पड़ेंगी अगर अभी रिवाइज कर लोगे एक हफ्ते के अंदर अंदर। क्योंकि एक सब्जेक्ट ये सोचो कि जब पूरा खत्म हो जाएगा तब रिवाइज करेंगे, तो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। चैप्टर वाइज रिवीजन करते रहो, भले ही टाइम पहली बार में तुम्हें ज्यादा लगेगा, लेकिन तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। उसी समय डाउट पूछ लो मित्र से। चैप्टर वाइज सबसे बढ़िया पढ़ने का पैटर्न यही है। तो तुम में से कोई भी ग्रुप 1 पूरा पढ़ा है हो लेकिन ये पैटर्न नहीं फॉलो किए हो, किया है किसी ने? एक चैप्टर हमारा खत्म हुआ, मान लो सीओसी खत्म हुआ, सीओसी का हम पूरा लगा के जाएं, फिर हम एक दो क्लास के बाद उसके डाउट्स स्कैनर पूछे जाके, किसी ने किया है? एक भी बच्चा बोल दो। नहीं किया ना, मतलब वो चैप्टर कहीं पूरी सब जगह से खत्म नहीं किया, हम ये कहने का मतलब कह रहे हैं। तो ये समझ लो कि तुम लोगों की प्रिपरेशन कुछ नहीं है। उस हिसाब से तुमको फिर से पूरी एफएम अभी देखना, पूरी रिवाइज पूरी पढ़नी पड़ेगी, फिर से पूरी एफएम। चारों सब्जेक्ट तुम्हारे नए रखे हैं, समझे रहना। खाली क्लास कर ली हो, समझ रहे हो, खाली क्लास की हो, चारों सब्जेक्ट नए रखे हैं, फिर से पढ़ के तुमको एग्जाम देना पड़ेगा। तो 3 महीने हैं तुम्हारे पास, अभी दिवाली भी है, उसमें 1 हफ्ता जाता है दिवाली में, जाता है कि नहीं? ठीक है, तो 3 महीने में कितने 90 दिन हुए, चलो हम 100 मान लेते हैं, इधर के भी 10 मान लेते हैं जो रिजल्ट के बाद वाला आएगा। ठीक है, 100 दिन में तुम्हारा, हम मानते हैं 7 से 8 दिन तुम्हारा उसमें चला जाएगा दिवाली में, और कम से कम 4-5 दिन तुम महीने में, एक जुकाम तो होगा ही क्यों? तो 3 महीने में 9 जुकाम, मतलब 3 महीने में 3 3 9, समझे? उसके बाद कहीं कोई फंक्शन होगा, कहीं मम्मी नहीं जाने दी, कहीं बारिश होने लगी, क्लास यहाँ हो रही है, ऐसा कुछ भी हो रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ये भी तो होता है, कहीं दोस्त बुला ले गए, होता है सब। तो 2 दिन महीने में 2 दिन होंगे ऐसे, जिस दिन पढ़ने, वो भी 2 दिन तब बता रहे हैं जब अपने ऊपर बहुत नियम संयम रखोगे। 6 दिन हो गए, 2 3 6, ठीक है। अभी रक्षाबंधन आएगा, रक्षाबंधन को छोड़ दो, रक्षाबंधन तुम लोग समझो, ठीक है। अगर इतने ही दिन रख दिए जाएं और इसमें 5 दिन हम ऐसे ही डाल रहे हैं तो तुम्हारा वेस्ट होंगे ऐसे ही, लास्ट में सर पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, आज ऐसा होता है ना, ठीक है। अब इनको जरा माइनस करो, कितना हुआ? 70 दिन है तुम्हारे पास। और हमने कोई भी अगर बता दो इसमें गलत माइनस किए हो, किए गलत कोई? बिल्कुल सही। 70 दिन में तुमको 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करने, जो बोथ ग्रुप वाले हैं उनको 8 सब्जेक्ट कंप्लीट करने। अब तुम सोचो तुमने कितना समय वेस्ट कर दिया अपना कीमती। 70 दिन है, अब 70 दिन में 4 बार रिवाइज भी करना है, चारों सब्जेक्ट पढ़ने भी है, सब कुछ करना है। कई बच्चे जानते हो क्या करते हैं, ग्रुप 1 देने के बाद ग्रुप 2 तो एक अटेम्प्ट बढ़ा लेते हैं अपना, दिसंबर की जगह जून देंगे। सिर्फ इसी मिस्टेक की वजह से 1.5-2 महीने जो वेस्ट होते हैं, समझ रहे हो? इसमें 25 दिन, तो अभी तुम लोग पढ़ोगे कहाँ, रिजल्ट के बाद पढ़ोगे ना। अभी हम एज्यूम ये कर रहे हैं ना, तुम लोग अभी अगर पढ़ रहे होते तो हमें ये सब बोलना पड़ता। सही एज्यूम कर रहे हैं ना कि रिजल्ट के बाद पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे, हमें पता है। भले ही 1-2 दिन आजकल भले ही जाके पढ़ लो, बहुत ज्यादा बुरा लग जाए बात कोई, समझे? ऐसे तुम लोग नहीं पढ़ने आए, जाके पढ़ो। तुम सोच लो कि 70 दिन में तुम कैसे पढ़ोगे चारों सब्जेक्ट, और 4-5 रिवीजन भी करने, स्कैनर भी लगाने, एमटीपी भी लगानी है, कैसे होगा? और कहीं अगर भगवान न करे अगर फेल हो गए तो बोथ ग्रुप देने के सोचे तो दिसंबर में कैसे दोगे? ग्रुप 1 भी पढ़ना है, डीटी आईडीटी पढ़नी, एफए पढ़नी है, कॉस्ट लॉ, इतना सब कुछ पढ़ना है, और उसके बाद ये नए सब्जेक्ट पढ़ने हैं 4, तब पेपर देना है 70 दिन में। 70 दिन में इजी है। तो तुम लोग एक एक दिन करके क्यों अपना, जैसे कल था, कल और परसों 2 दिन छुट्टी थी, मतलब परसों हमारी क्लास नहीं थी, अमित सर की होगी दिन में, मतलब फ्री होगे मोस्टली,
ठीक है। इसने मतलब बहुत ही कम लोग होंगे, एक दो होंगे जिसने कल और परसों में घर पे रिवीजन कुछ किताब खोली होगी। किसी ने खोला है? रिवीजन किया है किसी ने? दो बच्चे, दिसंबर अटेम्प्ट की कसम है, सच बोलना, समझे? दो बच्चों ने, दो तीन बच्चों ने खोला है, बाकी कितने लोग बैठे हो, क्या दो ही तीन बच्चे पास होंगे? पास सबको होना है ना, ऐसे काम चले। बाद में कहोगे सर हम ही नहीं पास हो रहे हैं, ये क्वेश्चन होता है बच्चे का, सर हम क्यों नहीं पास हो रहे हैं, बाकी लोग क्यों पास हो रहे हैं? समझे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ जाती है कि हम लोग अपने जो 100% है वो नहीं देते। 100% का मतलब समझते हो कि अपना जो समय है वो पढ़ाई में ही देना है। 100% का मतलब ये होता है, ये नहीं कि हम हफ्ते में 4 दिन पढ़े, वो 4 दिन हम 100% पढ़ रहे हैं। 100% का मतलब होता है कि आप सारे दिन कंसिस्टेंट होके पढ़ रहे हैं, 100% जिस अटेम्प्ट में दोगे उसी अटेम्प्ट में पास हो गए। ऐसा नहीं है कि मामी मौसी शादी में भी जा रहे हो पास भी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अब तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि सीएमए दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। बता चुके हैं, तुम लोग स्कैनर से पूरा पैटर्न देखते हुए चले आ रहे होगे कि पहले क्वेश्चन कैसे आते थे, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं। समझ में आ गया होगा कि दिन प्रतिदिन क्वेश्चन का कितने ज्यादा जो है डिफिकल्ट हो रहे हैं, और दिसंबर अटेम्प्ट वैसे भी डिफिकल्ट होगा, पहले ही हम बता दिए थे, बोले थे। जून हमने बोला था इजी होगा, जून का पेपर इजी थे इंटर से लेके फाइनल तक, समझ रहे हो? एक पेपर एफए का था, वो भी जो इसने पढ़ा है उसके 40 से 50 नंबर आ जाएंगे आराम से। बाकी हर पेपर में एग्जाम्शन वाला पेपर था। सही कह रहे हैं कि नहीं? मतलब टफ पेपर नहीं था, अगर बोला जाए था टफ। और इसके दिसंबर के हम कह रहे हैं टफ आएंगे पेपर, समझे? अगर 4 पास होने वाले हैं तो 2 ही पास होंगे। 50% रिजल्ट गिरेगा दिसंबर में। जून में जैसे कि हमने बोला था तुम लोगों से कि रिजल्ट सही आएगा, रिजल्ट अभी देखना आएगा, सही आएगा। इससे पहले वाले अटेम्प्ट में बोला था हमने ग्रुप 2 में कि रिजल्ट अच्छा आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। इस बार रिजल्ट अच्छा आएगा, दिसंबर में नहीं आएगा, तो तुम लोग दिसंबर में फंस रहे हो ग्रुप 2, और मेहनत कर नहीं रहे हो। अब सोच लो क्या होगा तुम लोगों का। तो बहुत समय लगाना चाहते हो सीएमए में, कि जो है करीब 5-6 साल सीएमए में लगी कम से कम, सब कुछ आए तो अच्छे से। ऐसे जल्दी जल्दी पास हो जाएंगे तो आधी चीजें आती नहीं, फायदा क्या? क्यों क्यों कृष्णा? है नहीं, थोड़ा सा टाइम लेके डीटी दोबारा पढ़ें, आईडीटी दोबारा पढ़ें, एफएम दोबारा पढ़ें, थोड़ा सा फार्मूले वार्मूले याद होना स्टार्ट हो। ऐसे याद कहाँ हो रहे हैं? बहुत बहुत जो है बड़ी मिस्टेक करी, अभी नहीं समझ में आएगा। जब तुम लोग सीएमए बन जाओगे, मान लो ये टूटा फूटा करके पहुंच गए सीएमए बन गए, आज से कुछ सालों बाद, नंबर नहीं लेंगे सालों का, नहीं तो कहोगे सर आप चाहते हैं इतने सालों में हम सीएमए बने, ठीक है? बन गए, उसके बाद देखोगे तुम्हारा कंपटीशन किनके साथ है, मार्केट में कौन से बच्चे घूम रहे हैं, उसके बाद तुमको रियलाइज होगा कि हमने कितनी बड़ी गलती की। समझ रहे हो? छोटे छोटे बच्चे आईआर वाले खड़े होते, इतने बड़े बड़े 20-20, 21-21 साल के एआईआर आ रही उनकी, 12th पास हुई, ग्रुप 2 दोनों ग्रुप साथ में थी, एआईआर आ गई। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, उनके साथ कंपटीशन है, वो तुम एक ग्रुप नहीं दे पा रहे हो पढ़ के। मेन दिक्कत कंसिस्टेंट होने की, कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हो कि हम डेली पढ़ाई करें। पढ़ाई सब करते हैं, सब कोर्स करने के लिए एलिजिबल है। एलिजिबल का मतलब सबके पास दिमाग सही है, समझ लो, समझ में सबको आता है। प्रॉब्लम जानते हो कहाँ आती है? रेगुलरिटी की। रेगुलर नहीं रहते हो तुम। एक दिन पढ़ा, उस दिन आगे एक चैप्टर रिवाइज कर लिया, अब 2 दिन हम आराम करेंगे। एक चैप्टर पढ़ लिया, 30% का वेटेज है इसका, अब तो पास ही हम इस सब्जेक्ट में। हम लोग जब पढ़ते थे फाइनल में, तो एक सब्जेक्ट खत्म होता था, उसको पलट देते थे दोबारा, मतलब फिर से रिवाइज करने लगते थे। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा तभी पास हो गया, ऐसे पास नहीं होगा। चलो पढ़ते हैं, बहुत हो गया। ये 70 दिन बचे हैं, सब याद रखना। इससे एक दिन भी ज्यादा नहीं होगा, कम होंगे इसमें, समझे?
कम क्यों होंगे? क्योंकि और भी तो मन नहीं होगा, मम्मी मना करेंगे आज कोचिंग ना जाओ, समझे? आज जो है कोई कैजुअलिटी रिश्तेदार मोहल्ले में, तब हो सकता है ना निकलो। ठीक है, कोई नेचुरल डिजास्टर, बारिश हो रही 3-4 दिन से, कोचिंग नहीं आ रही, उसमें पढ़ाई है। तुम्हारा अलग ही रहता, अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक आ गया तो एग्जाम ही नहीं होगा, समझे? चलो पढ़ो, ये पढ़ लो फिर आगे पढ़ाएंगे। लेकिन सीरियसली तुम लोगों से ग्रुप 1 में कुछ लोग थे, कुछ बच्चे थे जिनसे हमको उम्मीद थी कि ग्रुप 2 में जाके अच्छे से पढ़ेंगे रिजल्ट तक, और अगर नहीं निकला बाई चांस तो वो रैंक लाएंगे, मतलब बोथ ग्रुप देंगे। लेकिन हमको अब इस बैच में किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है। रैंक लाने की दूर, पास होने के लाले होंगे। अभी देखना जैसे तुम लोगों की हरकतें चल रही हैं, सीरियसली बता रहे हैं, ये हम बहुत दिन से ऑब्जर्व कर रहे हैं इधर उधर, समझे? तब हम आज बोल रहे हैं बातें। काफी टाइम से हम ये चीजें तुम लोगों की ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पढ़ाई नहीं हो रही है, तब हम आज बोले इतनी बात। वो भी तब बोले जब हमारे पास समय था। ये तो 1 घंटे क्लास होती है, हम ये भी ना बोलते, क्योंकि उसमें खाली हमको पढ़ाना है। हमको एक्स्ट्रा टाइम मिला तो तुम लोगों को ये बता रहे हैं, ये सुधार लो। क्योंकि अभी मान लो ये 70-80 दिन का समय है, तो अगर चाहोगे तो सुधर जाओगे, हो सकता है पास हो जाओ। नहीं तो अगर थोड़ा सा और लेट हुआ तो चीजें तुम्हारे हाथ से भी निकल जाएंगी, क्योंकि इतना इजी सिलेबस नहीं है कि महीने भर में पढ़ के पास हो जाओगे, समझ रहे हो? इतना इजी ग्रुप 2 भी देख रहे हो, एफएम में इतने सारे फार्मूले हैं। वो फार्मूले तब याद होंगे जब 10 बार लिख लिख के लगाओगे क्वेश्चन, रगड़ोगे रफ में हाथ, तब लगते हैं जो है क्वेश्चन एग्जाम में। वो एफएम का पेपर ऐसा होता है, ब्लैकआउट हो जाता है, जैसे एफए का होता है तो समझ में नहीं आ रहा कहां से क्या करें, वैसे ही एफएम का होता है। कभी कभी तो ऐसे पेपर आए हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स ही हो गए हैं, तो तुम लोग इन द बॉक्स नहीं कर पा रहे हो तो आउट ऑफ द बॉक्स क्या कर पाओगे? इसलिए जो भी दिन शेष है आपके रिजल्ट में, ठीक है, शायद मंडे को रिजल्ट आएगा, मंडे को 11 तारीख पड़ रही है, तो मंडे से पहले पहले अभी आपके पास 1 हफ्ते का मोस्टली समय है। एक एक चैप्टर भी अगर रिवाइज करोगे, एक एक दिन में पढ़ तो चुके ही हो, तो एफएम रिवाइज हो जाएगी। और एफएम एक मेजर सब्जेक्ट है ग्रुप 2 का, समझ रहा हूँ? एफएम और मैनेजमेंट है सारे मेजर, इनमें थोड़ा सा रिस्क रहता है एग्जाम में, तो हम इसीलिए अमित सर ने ये चालू किया था कि ये वाला कायदे से हो जाए सब्जेक्ट। लेकिन तुम लोग, इसीलिए हमने ऑडिट लेट चालू किया कि जो है तुम लोग एक सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लो और थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए। ग्रुप 1 पढ़े हो अभी तो 2-2 सब्जेक्ट अगर तुरंत चालू कर दिए तो यही लगेगा फिर से उसी जोन में आ गए, समझे? 2-2 क्लासेस हो रही, इसीलिए हमने लेट चालू किया। ये तो हम उसी समय एफएम के साथ चालू कर सकते थे ऑडिट, लेकिन हमने सोचा एफएम कायदे से हो जाए, पढ़ लो, रिवाइज कर लो, तब हम ऑडिट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा जब कोई पढ़ ही नहीं रहा, हमने अमित सर से पूछा, कहने लगा अभी बच्चा है, हमने ठीक है स्टार्ट करो तब भी, तो उन लोगों पढ़ाते ही रहो, वही सही है। ये लोग रिवाइज नहीं करेंगे, जो सोचते हैं हम लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं कि इस तरीके से पढ़ाया जाए कि बच्चे पढ़ें, घर पे रिवाइज करें, टेस्ट दें, लेकिन तुम लोग वो वाली स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर पाते। तुम लोगों का अपना ही दिमाग चलता रहता है कि जब सब्जेक्ट कंप्लीट होगा उसके 15 दिन बाद हम रिवीजन चालू करेंगे। और जिसने अपना दिमाग पढ़ाई के अलावा लगाया स्ट्रेटजी बनाने में, वो फेल हुआ। समझ रहे हो? जो हम लोग बता रहे हैं स्ट्रेटजी, वो बहुत कुछ देख के बता रहे हैं कि ये चैप्टर बताया छोड़ने का, तो हम ये सोच रहे हैं कि 10 चीजें हम जो है बता चुके हैं, उसमें तुम नंबर निकालोगे। समझ रहे हो? ये तुम लोग अपने मन से अगर कोई स्ट्रेटजी लगाओगे, उसमें तो बंटाधारी होना है। चलो पढ़ो सप्लीमेंट्री ऑडिट सेक्शन 143(7) applicable only on government company. ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी सेल सबमिट रिपोर्ट टू कैग। जो ऑडिट करता है, ऑडिट कौन करवाता है? सीएजी करवाता है, कैग करवाता है, ठीक है? तो कैग क्या करता है? कैग डायरेक्शन देता है ऑडिटर को, अपॉइंट करता है ऑडिटर को कि ऑडिट कौन करेगा। सीए ही करता है, लेकिन अपॉइंट कैग करता है। तो जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो कैग को सबमिट करता है ऑडिटर।
और इसमें क्या क्या चीजें कंटेन होती हैं, मतलब क्या क्या चीजें होती हैं। डायरेक्शन गिवन बाय कैग इफ एनी एट द स्टार्ट ऑफ ऑडिट, मतलब कोई भी अगर डायरेक्शन कैग ने दिया हुआ होता है कि सबसे पहले इसका स्टॉक ऑडिट करो, स्टॉक चेक करो, या फिर सबसे पहले इसका जो है रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी के एमओए वगैरह पढ़ो, ऐसे करके जो भी डायरेक्शन दिया हुआ होता है कि जैसे हमको ऑडिट करना है उस तरीके से ऑडिट करना, वो सारी चीजें लिखनी पड़ती है। एक्शन टेकन बाय ऑडिटर, ऑडिटर ने उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या किया है, कौन सा एक्शन लिया है, मतलब कौन से डायरेक्शन फॉलो किए, कौन से डायरेक्शन फॉलो नहीं किए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द सच डायरेक्शन नंबर, इम्पैक्ट ऑन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उस डायरेक्शन से, उस ऑडिटर के डिसीजन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, अब सेक्शन 145 सबसेक्शन 6 में ये बताता है विद इन 60 डेज ऑफ रिसीविंग द ऑडिट रिपोर्ट कैग हैज पावर टू कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट। ये सप्लीमेंट्री ऑडिट होता क्या है पहले ये समझ लो। ये जो मेन ऑडिट होता है उसके बाद का ऑडिट होता है। जैसे कैग ने एक सीए को अपॉइंट किया, ऑडिट करवाया, उसके बाद कैग को लग रहा है कि अभी हमें कंपनी की कुछ और इनसाइट्स लेने की जरूरत है, ये इनफ नहीं है, कंपनी में फ्रॉड चल रहा है, और उसको लग रहा है कि सीए भी मिला हुआ है, किसी तरीके से सीए को सेट कर लिया गया है। ठीक है, तो वो आगे एक और ऑडिट कंडक्ट करवाता है जिसको सप्लीमेंट्री ऑडिट कहते हैं। ठीक है, to get more information on any of the financial statement by appointing one or more person and also comment upon the such audit report, मतलब एक या एक से ज्यादा सीए को ही अपॉइंट करते हैं फिर से ऑडिट के लिए, एक से या एक से ज्यादा को, कि वो कंपनी में दोबारा इन्वेस्टिगेट करे और कमेंट करे उस ऑडिट रिपोर्ट पे, जो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की गई है जो पहले वाले ऑडिटर ने की है, उस ऑडिट रिपोर्ट पे कमेंट करें कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस ऑडिट रिपोर्ट को देखते हुए कि इस कंपनी में जो है फ्रॉड हो रहा है या क्या हो रहा है। प्रोवाइडेड दैट such supplementary audit report or comments of CAG will also circulated under section 136 to all the members and also laid in the AGM along with the audit report। मतलब सेक्शन 136 में ये बताया जाता है सर्कुलेशन ऑफ द बोर्ड रिपोर्ट, जो बोर्ड रिपोर्ट कंपनी में होती हैं उनका सर्कुलेशन किया जाता है। तो सर्कुलेशन किसके सामने करते हो, मेंबर्स के सामने, शेयर होल्डर के सामने सर्कुलेट करते हो, मतलब उनको भेजते हो कि कंपनी में क्या क्या हुआ है, क्या क्या डिसीजंस लिए गए, ये सब चीजें। तो जो वो सर्कुलेशन होगा, ये फाइनल में पढ़ोगे सेक्शन 136 सीएसआर के बाद है, तो ये जो सर्कुलेशन करोगे मेंबर्स को, इसमें जो है ये जो कमेंट्स होंगे सप्लीमेंट्री ऑडिट के और जो मेन ऑडिट है दोनों के कमेंट्स भी उसमें रखोगे। समझ रहे हो, जो ऑडिटर जो हमने पहले ऑडिट करवाया मेन वाला ऑडिट, उसके जो ऑब्जर्वेशन थे, और जो हमने सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाया उसके ऑब्जर्वेशन मेंबर्स के सामने रखोगे। कब कब रखोगे, एजीएम में, along with the ऑडिट रिपोर्ट, जो उनकी ऑडिट रिपोर्ट होगी उसके साथ। समझ में आया, एक बार पढ़ लो, अगर कुछ भी ना समझ में आए तो पूछ लो, पढ़ लेना लेकिन सब लोग। अभी रिजल्ट आएगा, देखना क्लास में आने वाले बच्चों के नंबर और क्लास में जो नहीं आते थे उनके नंबर। तुम लोगों को भी पता होगा कौन बच्चा क्लास में आता है कौन नहीं आता है, समझ रहे हो। एब्सेंट जो ज्यादा करता है उसकी बात कर रहे हैं, समझ रहे हो। तुम देखना कितना डिफरेंस होगा क्लास करने से, रेगुलर स्टडी करने से। मतलब क्लास में आते हो तो एक माहौल बनता है, घर जाके पढ़ते हो, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन कुछ नहीं पढ़ते हो, समझ रहे हो। जैसे कल परसों छुट्टी थी तो शायद ही पढ़े होगे, नहीं तो नहीं पढ़ते हो। इसी जगह अगर क्लास होती, क्लास करते तो कुछ ना कुछ पढ़ते घर जाके।
समझ रहे हो, ये इम्पैक्ट आएगा। पढ़ लिया ये। लास्ट लाइन क्या है, हमने बताया था कि जो भी सप्लीमेंट्री ऑडिट किया जाएगा, सप्लीमेंट्री ऑडिट और मेन ऑडिट दोनों की ऑडिट रिपोर्ट और दोनों के ऑब्जर्वेशन सर्कुलेट किए जाएंगे सारे मेंबर्स को। अंडर सेक्शन 136 में सर्कुलेशन ऑफ बोर्ड रिपोर्ट होता है इसमें, तो वो सर्कुलेट किए जाएंगे एजीएम में ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ। हो गया। व्हाट इज ब्रांच ऑडिट? व्हाट इज ब्रांच ऑडिट? ब्रांच ऑडिट क्या होता है? ब्रांचों का ऑडिट करना होगा। ब्रांच ऑडिट, इंडियन ब्रांच ऑडिट ऑडिटेड बाय द कंपनीज ऑडिटर। मतलब हमने बताया था ऊपर ड्यूटीज में कि जो मेन ऑडिटर होता है वो अगर चाहे तो वो जो है जो ब्रांचेस होती हैं उनका भी ऑडिट कर सकता है, अगर कोई सेपरेट ऑडिटर अपॉइंट नहीं है। अगर सेपरेट ऑडिटर अपॉइंट है तो उनसे ऑडिट रिपोर्ट मंगा सकता है, बताया था। ठीक है, तो इंडियन ब्रांच कैन बी ऑडिटेड बाय कंपनीज ऑडिटर और पर्सन क्वालिफाइड एज अ ऑडिटर अंडर द कंपनीज एक्ट। या तो कंपनी का जो ऑडिटर होगा, मेन कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस जहां होता है उसका ऑडिटर वो करेगा, या तो कोई और पर्सन कर सकता है उस ब्रांच का जो कि क्वालिफाइड हो, मतलब जो कि सीए हो। मतलब हेड ऑफिस के लिए अलग ऑडिटर हो सकता है और ब्रांच के लिए अलग ऑडिटर हो सकता है, या तो एक ही ऑडिटर जो यहां ऑडिट कर रहा है वही इसका भी ऑडिट करेगा। अगर इसका सेपरेट ऑडिटर है ब्रांच का, तो ये जो ऑडिट करेगा, ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, वो मेन ब्रांच में जाएगी और मेन ऑडिटर उसको चेक करेगा। क्लियर? फॉरेन ब्रांच कैन बी ऑडिटेड बाय कंपनीज ऑडिटर और पर्सन अकाउंटेंट क्वालिफाइड एज पर फॉरेन लॉ। जो कंपनी का ऑडिटर होगा वो ऑडिट करेगा फॉरेन ब्रांच का, या फिर जो पर्सन क्वालिफाइड है एज पर फॉरेन लॉ। फॉरेन लॉ के अकॉर्डिंग हो सकता है कि जो है सीपीए, सीए, सीएमए, सीएस, सीएफए ये भी ऑडिट कर सकते हैं, तो वो भी अपॉइंट कर सकते हो जो फॉरेन लॉ के अकॉर्डिंग। इंडियन लॉ फॉरेन लॉ में डिफरेंसेस है काफी सारे। अब देखो आया है कॉस्ट ऑडिट, फेवरेट तुम लोगों का, समझे, इसी के लिए तो इंतजार कर रहे थे। समझे, सेक्शन 148। हाँ, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में और पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंटेंट क्रक्स में है। ठीक है, इसको डिटेल में हम पढ़ाएंगे। अभी नोट्स डिटेल वाले बने नहीं हैं, जो इसके केवल सेपरेट बनाने हैं 148 के। तो ये क्वेश्चन तुम देख लो, हर अटेम्प्ट में आता है। 23, 22, 21, 19, 19, 18, 18, 17, 17 देख रहे हो, हमने केवल 17 तक कवर किए, मतलब 2016 सिलेबस तक कवर है, 16 के पीछे नहीं कवर है, आया उसके पहले भी, इसीलिए हमने लिख दिया मोस्ट वांटेड क्वेश्चन। ठीक है, मीनिंग क्या है कॉस्ट ऑडिट की? देखो कॉस्ट ऑडिट में डिफरेंट, अगर कॉस्ट ऑडिट का हम स्ट्रक्चर बताएं तो कॉस्ट ऑडिट में केवल सीएमए कर सकता है जो कि प्रैक्टिस में है, जॉब वाला बंदा नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जॉब वाला क्यों नहीं कर सकता है, कोई बताएगा, रीजन देगा? वो अपनी कंपनी का ही ऑडिट करेगा ना, गलत नहीं कुछ कर रहे हैं क्या? जिस कंपनी में वो प्लेस उसकी ऑडिटिंग को करेगा तो वो सही दिखाएगा ना, दिक्कत होगी तो भी तब जाएगा, क्योंकि वो अपना पर्सनल नहीं कर सकता, वो इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं है। ऑडिटर हमेशा एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनता है, और अगर देखा जाए जो सर्विस वाला सीएमए या सीए होगा वो इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं होगा, वो डिपेंडेंट होगा अपनी कंपनी पे। समझ रहे हो, इंडिपेंडेंट जजमेंट नहीं दे पाएगा, कंपनी उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है। इसीलिए कोई भी सर्विस वाला बंदा ऑडिटर नहीं बन सकता, चाहे वो सीए हो, सीएमए हो, सीएस हो। हमेशा एक इंडिविजुअल पर्सन जो जिसके पास सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस होगी, और जब सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस आप भरते हैं तो उसमें सब पूछता है कि आप कहीं पे जॉब नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हो तो मिसकंडक्ट माना जाएगा, आपकी मेंबरशिप छीन ली जाएगी। हाँ, मान लीजिए किसी को सीओपी मिल गया, उसके बाद वो कभी जॉब करना चाहता है तो सीओपी जो है आपको सरेंडर करनी पड़ेगी, जैसे होता नहीं आपको जो है, अरे सुनो तो, लाइसेंस नहीं कैंसिल होता इसमें। जैसे कि पुलिस की वर्दी मिली आपको, बढ़िया स्टार स्टार लगे, ठीक है, और जब देखो कभी वो नौकरी छोड़ता है तो स्टार स्टार नोच के रख देता है टेबल पे, गन दे देता है। वैसे ही जब सीओपी सरेंडर करोगे तो इसका मतलब सारे पावर्स अपनी दे दोगे, आपके पास कोई पावर नहीं होगी किसी जगह पे कॉस्ट ऑडिट वगैरह पे साइन करने की। कभी भी आप चाहे सरेंडर कर सकते हैं अगर जॉब में जाने का मूड है।
ठीक है, और फिर से आए प्रैक्टिस में फिर से ले सकते हैं। तो जो पहले से काम रखा होगा वो कर पाएंगे या फिर नहीं, देखो जिस दिन से उसने सरेंडर किया उस दिन से वो कोई भी काम एज अ कॉस्ट ऑडिटर नहीं कर सकता है। ठीक है, पास्ट में जितने भी काम उसके द्वारा किए गए वो सारे वैलिड माने जाएंगे, और पास्ट में किए गए काम में अगर कोई गलती हुई या कोई लाइबिलिटी होती है तो उसके लिए वो तब भी लाइबल होगा जब वो जॉब में चला जाएगा, क्योंकि काम तो उसी ने किए हैं। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? तो कॉस्ट ऑडिट होता क्या है? कॉस्टिंग रिकॉर्ड जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, वहां पे कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स बनते हैं। जैसे कि आपका मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ा होगा आपने, मटेरियल कॉस्टिंग में कब ऑर्डर करना, रीऑर्डर लेवल, ईओक्यू, ठीक है, ये सब चीजें पढ़ी होंगी। तो ये सारी चीजें एक कंपनी बनाती है, उनका ऑडिट करना, और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म इसके भरे जाते हैं, CRA1, CRA2, CRA3, CRA4, ठीक है। CRA का फुल फॉर्म का क्या होता है? कॉस्ट रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो मीनिंग क्या होती है कॉस्ट ऑडिट की? इट मींस ऑडिटिंग ऑफ कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स बाय कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, CMA इन प्रैक्टिस। ऑडिटिंग ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, जितने भी एक कंपनी में कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनते हैं उनका ऑडिट करना, उनको चेक करना। जैसे कि एक CA करता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का ऑडिट, वैसे ही एक CMA करता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स का ऑडिट, जितने भी कॉस्टिंग डॉक्यूमेंट्स एक कंपनी प्रिपेयर करती है, ठीक है। अप्लीकेबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स, अब यहाँ पे रिकॉर्ड्स है, ऑडिट नहीं है, ठीक है, कि कौन कौन सी कंपनियों को कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। बहुत सारे CMAs होते हैं जो कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स भी बनाते हैं, नहीं समझे? कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स कौन बनाएगा? अभी तुम लोग खुद जवाब दे रहे हो। कंपनीज बनाती, कंपनी के पास खुद की इतनी नॉलेज है कि वो ये सब पढ़ के गए हैं जो है कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स बना ले, तो कौन बनाएगा? CMA बनाएगा। तो काफी सारी जो कंपनियां होती हैं उनमें जो है कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स के लिए, कॉस्टिंग प्रोफाइल के लिए वैकेंसीज निकलती हैं और CMA ही उनके रिकॉर्ड्स बनाता है। तो मान लो वही बंदा थोड़ा ना ऑडिट कर सकता है, जैसे CA भी कंपनी के जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है काफी कंपनियों के, वैसे CMA भी कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है। ये रूल 3 में बताया गया है कि कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स किस पे एप्लीकेबल होते हैं। तो एवरी कंपनी वेदर रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड, अब ये क्या होता है रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड, पहले हम ये समझ लें। रेगुलेटेड सेक्टर क्या होता है और अनरेगुलेटेड सेक्टर यहाँ पे दे रखा है। रेगुलेटेड सेक्टर कौन सा होता है? जिस सेक्टर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट कर रहा हो, चला रहा हो, ठीक है, रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज रेगुलेटेड सेक्टर। करंटली 6 सेक्टर नोटिफाइड हैं, कौन कौन से? टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, फर्टिलाइजर एंड शुगर एंड इंडस्ट्रियल एल्कोहल। ये 6 सेक्टर को छोड़ के जितने भी सेक्टर हैं सारे अनरेगुलेटेड सेक्टर में आते हैं। मतलब तुमको ये याद करना है कि रेगुलेटेड सेक्टर कौन होते हैं? जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और क्या करता है? रेगुलेट करता है, चलाता है। अब इस समय करंट में इंडिया में केवल 6 सेक्टर ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। कौन कौन से? टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, फर्टिलाइजर एंड शुगर एंड इंडस्ट्रियल एल्कोहल। बाकी इसके अलावा जितने भी सेक्टर हैं वो सारे अनरेगुलेटेड सेक्टर आते हैं, अदर देन रेगुलेटेड सेक्टर, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अब यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, एवरी कंपनी चाहे वो रेगुलेटेड हो चाहे अनरेगुलेटेड हो, उनको मेंटेन करना पड़ेगा, सेल मेंटेन कॉस्टिंग रिकॉर्ड इफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ कंपनी इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाज 35 करोड़। मतलब अगर इस साल का हम देखें तो पिछले साल का जो टर्नओवर है वो मिनिमम 35 करोड़, समझ लो। ये एग्रीगेट होना चाहिए। एग्रीगेट का मतलब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका सबका मिला, जो एग्रीगेट आपका टर्नओवर एग्रीगेट सेल है, ठीक है, एग्रीगेट सेल अगर आपका जो है 35 करोड़ है, तब उस कंपनी में कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स बनाना एप्लीकेबल होगा। तो जैसे देखा जाए, अब काफी लोग पूछते हैं कि अपने लखनऊ में या फिर आसपास की जगहों में जो है CMA की जॉब्स क्यों नहीं इतनी ज्यादा? इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कम है।
बहुत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं भी काफी, लेकिन उनका टर्नओवर 35 करोड़ से नीचे है, तो वहां पे कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स बनाने की जरूरत ही नहीं, इसीलिए सीएमए अपॉइंट ही नहीं कर सकते। कर सकते हैं लेकिन कौन करेगा जब जरूरत नहीं। बिना जरूरत के कोई एक इंसान को 1 लाख रुपए की सैलरी दे के काम करवाएगा? जब लॉ कहेगा तभी करवाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। एग्रीगेट टर्नओवर है, ये बात याद रखना। कंपनी का 35 करोड़ गया टर्नओवर, तो 1 साल का पूरा टाइम है, नेक्स्ट ईयर से 1 साल टाइम है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल पिछले साल अगर किया है तो इस साल उसको करवाना पड़ेगा। हमेशा कोई भी लिमिट देखी जाती है, तो इस साल की लिमिट कैसे देख लेंगे, ये साल पूरा कहाँ हुआ है, तो हमेशा पिछले साल की लिमिट देखी जाती है किसी भी अगर सेक्शन को कि आप अप्लीकेबिलिटी पे जाएंगे। क्लियर, क्योंकि इस साल अभी कहाँ हुआ होगा पूरा। ठीक है, अब अप्लीकेबल ऑफ कॉस्ट ऑडिट, और ये सब याद करना है कि रूल 3 में क्या है, रूल 4 में क्या है, इसमें किसी भी तरीके की कोई माफी नहीं है। अगर एक चीज भी भूल गए तो नंबर भूल जाओगे अपने, 7 नंबर, तो एक सेक्शन से 7 नंबर का आना है, ये बात याद रखना। तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है। और सीएमए कर रहे हो तो ये सेक्शन तो हर बार पूछा जाता है, पूछेंगे, वो पूछना चाहिए भी, क्योंकि ये जिसको नहीं आता है तुम सीएमए नहीं कर सकते हो, यू आर नॉट एप्लीकेबल। हाँ, रेगुलेटेड सेक्टर, कॉस्ट ऑडिट में रेगुलेटेड सेक्टर अगर है तो उनके ऊपर कॉस्ट ऑडिट कब एप्लीकेबल होगा, और अनरेगुलेटेड सेक्टर है तो उनके ऊपर कॉस्ट ऑडिट कब एप्लीकेबल होगा। अगर हम बात करें रेगुलेटेड सेक्टर की, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या? अगर उनका एग्रीगेट टर्नओवर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ है मिनिमम, हमेशा मिनिमम लिखा हुआ है, मतलब मैक्सिमम चाहे जितना हो सकता है, 50 करोड़ लगेगा तब आएंगे इसमें कॉस्ट ऑडिट में। एंड यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, यहाँ पे कहीं भर भी और नहीं लिखा हुआ है। एंड मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, दोनों होंगी तब कॉस्ट ऑडिट लगेगा। इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का जो टर्नओवर है वो 25 करोड़ होना चाहिए। मतलब पूरा अगर सेल देख लें तो आपका 50 करोड़ होना चाहिए, इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का 25 करोड़ होना चाहिए, तब रेगुलेटेड सेक्टर में कॉस्ट ऑडिट की नीड होती है। अनरेगुलेटेड सेक्टर की बात करें, अनरेगुलेटेड सेक्टर की बात करें तो एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ होना चाहिए और इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज 25 करोड़ होना चाहिए, तब कॉस्ट ऑडिट लगेगा। अच्छा, रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड की रफली मीनिंग कोई बता सकता है? रफ मीनिंग बियॉन्ड दिस बुक, बियॉन्ड लॉ, बियॉन्ड ऑडिट। रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड सेक्टर, जिसका रेगुलेशन रूल्स है मतलब कंट्रोल हो, जिसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, उस पे हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, हटा भी सकते हैं, रूल्स लगा सकते हैं। तो एग्जांपल गवर्नमेंट उसको पूरा रेगुलेट करती है, कोई एग्जांपल के थ्रू समझाओगे? हमें पता है तुम सबको समझ में आ गया, लेकिन बताओ। जैसे गवर्नमेंट ये टैक्स रेट को ऊपर नीचे कर सकती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेगुलेशन में है, वही प्रोड्यूस करती है, वही आपको देती है, समझ लो। लेकिन अगर बात करें हम एसी की, तो एसी क्या है? अनरेगुलेटेड सेक्टर है। क्लोथिंग क्या है? अनरेगुलेटेड सेक्टर, इसको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा, समझ लो। जो भी चाहे इसको बेच सकता है, खरीद सकता है, समझ लो। इसमें कोई भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई है कि कोई इसका बिजनेस नहीं कर सकता। एज ए टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस हर कोई नहीं कर सकता, इसके लिए स्पेशल परमिट चाहिए। गवर्नमेंट चाहेगी, गवर्नमेंट तभी आपको परमिशन देगी। पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल एंड फर्टिलाइजर, शुगर एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल, ये सारी चीजें हर इंसान नहीं इसका बिजनेस खोल के बैठ सकता है, समझ लो। ये गवर्नमेंट के रेगुलेशन में, गवर्नमेंट चाहेगी तभी आप कर पाएंगे, ये रेगुलेटेड है। मतलब गवर्नमेंट का पूरा पूरा अधिकार है इसके ऊपर, गवर्नमेंट चाहे इसका टर्नओवर बढ़ा सकती है, गवर्नमेंट चाहे इसका टर्नओवर घटा सकती है। अनरेगुलेटेड सेक्टर में सभी इंसान को फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट है, कोई भी चाहे बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, एसी बना सकता है, पंखे बना सकता है, ठीक है, और भी जो भी चीजें हैं सब कर सकता है, ठीक है। तो ये समझ में आया। आगे बात करें, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, जो कॉस्ट रिकॉर्ड बनाए जाते हैं वो CRA 1 में बनाए जाते हैं। एक सेकंड, तुम लोगों को फॉर्म CRA 1 दिखाना है।
देखना है या नहीं देखना है? नहीं देखना है, चलो नहीं देखना है। प्रैक्टिकली पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। 2 सेकंड। क्या वो संधि चल रही दोनों लोगों के बीच में, क्या हुआ? ऑडिट कमेटी पूरी ऑडिट में जब हम, चलो छोड़ बाद में बताएंगे। क्यों अरसलान, फुल फॉर्म का ही तो खेल था, क्यों? हाँ, फॉर्म CRA1। अब इसमें CRA1 में हमने क्या बताया, क्या बनता है? कॉस्ट रिकॉर्ड बनते हैं। तो परसुएंट ऑफ, आप सेक्शन वगैरह दे रखे हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल टू 2014, ये आपका कंपनीज एक्ट के अंडर ही आता है, ये समझ के चलो। पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू आइटम्स ऑफ कॉस्ट टू बी इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जैसे मटेरियल कॉस्ट की सारी चीजें, ठीक है, मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। एम्प्लॉय कॉस्ट, समझ रहे हो, ये तुम सब लोग ये सारे चैप्टर पढ़े हुए हो, तुम सब लोगों को ये सब पता है कि इसमें जो है क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे कैलकुलेट होती हैं, ठीक है। डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि डिटेल में पढ़ने का कोई सेंस नहीं है एग्जाम वगैरह में, ठीक है। उसके बाद यूटिलिटीज नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस पढ़ा होगा, है ना। उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो मशीनरी वगैरह लगाते हो उनसे रिलेटेड। उसके बाद फिक्स एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन, ये सब तुम ही लोग कर पाओगे काम। ओवरहेड्स ये भी पढ़ चुके होगे, फेवरेट चैप्टर तुम लोगों का। एडमिन ओवरहेड, ये ओवरहेड अलग अलग आते हैं, ठीक है। कॉस्ट शीट में सब पढ़े होंगे मेनली। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो हाउ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस है। मतलब जरूरी नहीं हर कंपनी में सारे एक्सपेंसेस आए, जो आ रहे हैं वो लिखोगे। क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंसेस, पॉल्यूशन कंट्रोल एक्सपेंसेस, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक्सपेंसेस लगते हैं, जैसे कि हमारे नाले से पानी निकलता है, फैक्ट्री के नाले से, तो उस पानी को हम डिस्पोज करते हैं 20 किलोमीटर दूर, तो 20 किलोमीटर लाने ले जाने में जो खर्चा लग रहा है वो हमारा क्या हुआ, पॉल्यूशन कॉस्ट, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की कॉस्ट। सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट, पैकेजिंग एक्सपेंसेस लग रहे हैं, जो इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्ज लग रहा है, ये सारे एक्सपेंसेस आते हैं। कैपेसिटी डिटरमिनेशन, कि हमारी कितनी कैपेसिटी काम कर रहा है। वर्क इन प्रोग्रेस, कैप्टिव कंजम्पशन, कैप्टिव कंजम्पशन जानते हो क्या होता है? खुद बना के खुद यूज करना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम खुद बनाते हैं अपनी फैक्ट्री में, खुद यूज करते हैं, तो सोलर प्लानेट लगा के खुद इलेक्ट्रिसिटी बनाना खुद, उसको कैप्टिव कंजम्पशन बोलते हैं, ठीक है। बाई प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट, ये तो पता ही होगा, प्रोसेस वगैरह पढ़े होंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ कॉस्ट वेरिएंसेस स्टैंडर्ड, समझ रहे हो। रिकंसिलिएशन, तो ये सारे काम तुम लोगों आसानी से कर लोगे। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस इन, ठीक है। तो ये था तुम्हारा कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स का मतलब ये सारी चीजें तुमको मेंटेन करनी पड़ेगी। अच्छा उसी में, हाँ, तो ये समझ में आया। CRA1 में कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे। रिकॉर्ड्स का मतलब जितने चैप्टर तुमने पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग जितने भी हेड्स बनते हैं, उस हेड्स के अकॉर्डिंग जितने भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं एक कंपनी में, वो सारे आपको लिखने पड़ेंगे CRA1 में, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ठीक है। अगर ऑडिट कमेटी कंपनी में बनी हुई है, अगर ऑडिट कमेटी अप्लीकेबल है, ऑडिट कमेटी का स्पेसिफिक क्राइटेरिया है सेक्शन 177, अगर है तो ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी, बोर्ड अपॉइंट करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड डायरेक्ट अपॉइंट कर लेगी, पूछने जांचने की जरूरत ही नहीं, काम और आसान, ठीक है।
रेमुनरेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर क्या होगा? अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी, बोर्ड फिक्स करेगी, रेमुनरेशन हमेशा शेयर होल्डर के द्वारा वो की जाती है, ठीक है, कॉस्ट ऑडिटर की। अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो दो ही पार्टी बची, बोर्ड फिक्स करेगी और शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे। टाइम लिमिट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की टाइम लिमिट क्या है? कॉस्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड विद इन 180 डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल। फाइनेंशियल कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से 180 दिन, कितना हो गया? 30 सितंबर, मतलब कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट 30 सितंबर तक हो जाना चाहिए। एंड कंपनी इन्फॉर्म CGROC अबाउट द अपॉइंटमेंट इन फॉर्म CRA2 विद इन 30 डेज ऑफ सच अपॉइंटमेंट। ठीक है, यहां तक एक पॉइंट है, ठीक है, मतलब फाइनेंशियल ईयर जब से स्टार्ट हुआ है वहां से 180 दिन के अंदर अंदर, मतलब 30 सितंबर तक कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए। मैक्सिमम 30 सितंबर है, क्या उससे पहले हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, मई में कर लो, अप्रैल में कर लो, जून में कर लो, 30 सितंबर मैक्सिमम टाइम लिमिट है कि वहां तक हो जाना चाहिए। जैसे ही अपॉइंट होगा उसके 30 दिन के अंदर आप फॉर्म CRA2 में भर के CG को बताओगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताओगे, ROC में फाइलिंग हो जाएगी किसकी? फॉर्म CRA2 की। और 180 days from the start of financial year whichever is earlier। अब ये क्या बात बोली गई है, इसको हटाओ, कहे गए 30 days of appointment या फिर 180 days from the start of financial year whichever is earlier। ठीक है, मान लो अपॉइंटमेंट इनका हुआ है 15 जून को, 15 जून से 30 दिन ले लो, 15 जुलाई, 180 डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर हो गया 30 सितंबर। दोनों में से अर्लियर क्या है? तो 15 जुलाई तक ये CRA2 फॉर्म चला जाना चाहिए। समझ में आया या नहीं आया? कोई ऐसा जिसको ना समझ में आया हो फिर से हम समझा सकते हैं। हाँ, नहीं आया हो बताओ, हम बता देंगे, कोई दिक्कत? पक्का? सबको आकांक्षा 15 जून वाला नहीं है तो बोलो ना, बैठना नहीं होता है। हम ये कह रहे हैं सबसे पहले तो कॉस्ट ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट होगा वो 1 अप्रैल, मतलब जब स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है वहां से 180 दिन के अंदर होगा। मतलब 180 दिन अगर हम जोड़ेंगे तो 30 सितंबर निकलेंगे। 30 सितंबर के अंदर होना चाहिए, अंदर कितना भी अंदर हो सकता है, मतलब कि कितने भी पहले वो अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल लिया था कि ये लोग 15 जून को मान लो अपॉइंट किए हैं कॉस्ट ऑडिटर, ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि हम लोग MCA में कब फाइल करेंगे? CRA2 कि हमारे यहाँ कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट हो गया। उसके लिए 2 टाइम लिमिट है, या तो 30 डेज ऑफ सच अपॉइंटमेंट, जो अपॉइंटमेंट हुआ है 15 जुलाई को, यहां से 30 दिन मतलब 15 जुलाई, या फिर 180 दिन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो 180 दिन फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, 180 दिन क्या हुआ? 30 सितंबर। तो 30 सितंबर, दोनों में से अर्लियर, दोनों में से पहले कौन है? 15 जुलाई। आप समझ में आया? क्लियर सबको? कैजुअल वैकेंसी, अगर कोई कैजुअल वैकेंसी होती है, ऑल कैजुअल वैकेंसी शैल बी फिल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज ऑफ सच कैजुअल वैकेंसी। मतलब 30 दिन के अंदर सारी कैजुअल वैकेंसी फिल्ड हो जाएंगी। एंड शैल बी इन्फॉर्म्ड CGROC बाय सबमिटिंग CIR2 30 दिन के अंदर अपॉइंट भर के बताओगे MCO को कि हमने कॉस्ट ऑडिटर चेंज किया है। अगर कॉस्ट ऑडिटर को रिमूव करना है, PR एंड PM पास करोगे, रिमूव हो जाएगा। पावर एंड ड्यूटीज क्वालिफिकेशन ये सेम एज है, कंपनीज ऑडिटर जो CA वाली पढ़े हो वही CMA वाली सेम, इतना पड़ेगा, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे। अब सुनो बात, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर अंडर सेक्शन 148। अब अगर तुमने ये पढ़ा नहीं है तो सोचोगे उसकी अलग होंगी, नहीं अलग होंगी, सेम लिखना है एज पर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। बस हेडिंग तुमको कॉस्ट ऑडिटर डालनी है। क्लियर? क्या पढ़ रहे हो तुम पढ़ क्या रहे हो? तुम पढ़ क्या रहे हो? सब्जेक्ट कौन सा है? और वो जिसकी बात कर रहे हो वो कौन सा है?
बताओ तो। डायरेक्ट लॉ दोनों अलग है। डायरेक्टर कैसे आ जाएंगे ऑडिटर में? उसमें भी कैसे आ जाएंगे डायरेक्टर, कैसे आ जाएंगे? ये मतलब एराइज कहां से हुआ क्वेश्चन, हम यही नहीं समझ पा रहे हैं। अभी तक हमने कोई भी डायरेक्टर वाली बात की है नहीं की है। ऑडिटर अलग है, डायरेक्टर हाँ पढ़ते पढ़ते सेम लगने लगता है, वो बात अलग है नहीं? जैसे जो आपने वाली ब्रांच वाली बात करी थी उसमें भी लिखाई गई थी, कंपनी लॉ में लिखाई थी आपने। कंपनी लॉ में हमने पूरी स्लाइड दिखाई थी, समझ लो यही बुक थी वो जिससे हमने स्क्रीनशॉट भेजी, समझे? ये सबसे हमारी प्रीमियम बुक है अभी तक की ऑडिट की। इससे कंसाइज बुक कोई नहीं है मार्केट में, समझ लो। इससे कॉम्पैक्ट बुक ऑडिट की कोई है ही नहीं, किसी ने बनाई ही नहीं जितनी कॉम्पैक्ट ये है। मतलब इससे पढ़ के अगर ठीक ठाक बच्चा है तो बहुत अच्छे मार्क्स ला सकता है। हमारे खुद जो मतलब फाइनल में काफी मार्क्स की इंटर की ऑडिट होती है, हमारे खुद सबसे हाईएस्ट मार्क्स उसमें थे इसी की वजह से। क्योंकि ज्यादा जब आपकी चीजें कॉम्पैक्ट होती हैं तो आप कम समय में ज्यादा चीजें स्टोर कर सकते हो माइंड में, समझ रहे हो? वो बेनिफिट देगी आपको। टाइम लिमिट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए? कॉस्ट ऑडिटर्स हैव कंप्लीट कॉस्ट ऑडिट विद इन 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता है? 31 मार्च। और वहां से 180 डेज क्या हो गया है? 29 सितंबर, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। एंड सबमिट हिज कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इन फॉर्म CRA3 टू कंपनी। कंपनी को सबमिट करेगा। कंपनी शैल सबमिट इट टू ROC विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग ऑफ सच रिपोर्ट along with explanation and any qualification on adverse remark of cost auditor in form CRA4, ठीक है। जो भी जो है फाइलिंग होगी इसकी वो 180 डेज के अंदर ही अंदर होगी, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जब से कॉस्ट ऑडिटर का टाइम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जाती है वो फॉर्म CRA3 में जाती है। फॉर्म CRA3 कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का ही होता है। किसको जाता है? पहले कंपनी को जाता है। CRA3 किसको जाता है? कंपनी को जाता है। कंपनी ROC को भेजती है फॉर्म CRA4 में 30 दिन के अंदर। समझ में आया? कोई भी उसमें क्वालिफिकेशन होता है, कोई भी एडवर्स रिमार्क होता है तो उसमें डाला जाता है। किसमें? ऑडिट रिपोर्ट, मतलब CRA3 या 4 वाले फॉर्म में। एग्जेम्पशन फ्रॉम कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट किस पे अप्लाई नहीं होता है? ऑपरेटिंग इन SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली जो कंपनियां होती हैं उनमें जो है कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता है। कोई भी फॉरेन एक्सचेंज में जिनका रेवेन्यू आ रहा हो मोर देन 75%, मतलब एक्सपोर्ट करती हैं कंपनियां, मान लो इंडिया की कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जिसका मोर देन 70, मतलब इतना पार्ट जो है, ये जो 75% है, ज्यादा पार्ट है, ये फॉरेन में जाता हो, एक्सपोर्ट होता, तो उसके ऊपर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, मतलब खुद बनाती हैं खुद ही यूज करती हैं ऐसी कंपनियां, ठीक है, तो उनके ऊपर भी कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल। यहाँ पे लिखा है सेल्फ, समझ रहे हो? कभी भूल जाओ तो पढ़ लेना सेल्फ, ठीक है। ये नोट्स हमारे ऐसे थे कि सबसे ज्यादा समय इन नोट्स को बनाने में लगा था। करीब जब हम पढ़ाने कॉस्ट ऑडिट स्टार्ट किए थे तो 12 दिन में हमने 12 पेज लिखे थे, एक दिन में एक पेज, समझे? इतना सोचना पड़ता था इनको कंसाइज करने में, समरी में लाने में, समझे? बहुत मेहनत लगती थी। इसीलिए बाकी सबका PDF दे देते हैं लेकिन इस बुक का PDF हम किसी को नहीं देते। आज तक किसी के पास PDF नहीं है, बुक देंगे प्रिंटेड फॉर्म में। अभी इसमें बताया ना, ये कॉस्ट ऑडिट में हमको तो कुछ चीजें ऐड करनी है, समझ रहे हो? वो आज ऐड करके तुम लोगों को कल तक मोस्ट प्रोबेबली बुक मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्रक्स दिया हुआ है कि CRA1 में क्या होता है, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं, MCQ में आता है, इसीलिए हमने क्रक्स में लिख रखा है, 2 नंबर आएंगे इससे, समझ रहे हो?
CRA 2 में क्या होता है, अपॉइंटमेंट एंड CRA 3 में क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी को जाती है, और CRA 4 में कंपनी टू NCA जाती है। याद आया ना? तो चारों फॉर्म हो गए यहाँ पे। क्रक्स फॉर्म में 2 मिनट में रिवाइज, 2 मिनट भी नहीं लगे। अब आ जाएगा सेक्रेटरियल ऑडिट, जो आपका क्या बोलते हैं CS वाला ऑडिट है। ये दिसंबर 2023 में आया है न्यू सिलेबस में। क्या हुआ? किस पे इसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी वो पढ़ना है, पढ़ो एक बार फिर बताते हैं। अभी हम आधे घंटे की क्लास कॉस्ट ऑडिट पे खुद ही लेंगे, मतलब तुम लोगों की अलग से लेंगे क्लास। अभी तुम लोगों ने पढ़ लिया है, अभी इसको और डीप में ले जाएंगे कॉस्ट ऑडिट, थोड़ा प्रैक्टिकली। एग्जाम में भले ही ना आए उतना डीपली, लेकिन तुम लोगों को काम इसी पे करना है, जिसको कॉस्टिंग प्रोफाइल में जाना है तो इसको हम कोशिश करेंगे। बाकी होता क्या है कि काफी सारे टीचर्स हैं जो ऐसे ही पढ़ा देते हैं, उनका कहना क्या रहता है कि अभी इंटर में कौन सा तुम जो है जॉब करने जा रहे हो, समझ लो। मार्केट में काफी सारे, हमारे दोस्त ने एक क्लास ली थी, उसमें उन टीचर कह रहे थे फाइनल में पढ़ना जो पढ़ना है, अभी हम ऐसे ही पढ़ाई दे रहे हैं। समझ लो, अपने लिखे हुए हैंड रिटन नोट से ऐसे ही ऐसे पढ़ाई दे रहे थे। 2000 रुपए कुछ उनकी क्लासेस थी, समझ लो। तो कह रहे थे फाइनल में पढ़ना। बच्चे का अगर न्यू नहीं मजबूत होगा, उसको पता ही नहीं है कि कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, कौन से फॉर्म होते हैं, कहाँ पे क्या होता है, तो प्रॉब्लम होगी फाइनल में एकदम से जब देखोगे। समझ लो, फाइनल की कॉस्ट ऑडिट की बुक 1000 पेज की है, और हमने जो बनाई है वो 100 पेज की है। समझ रहे हो? 10%, 900। और हमने जो बनाई है उसकी तुमको खासियत बता दें, 100% पेपर। 100% का मतलब समझ रहे हो? 5 क्वेश्चन नहीं, जो ऑप्शन वाले 2 क्वेश्चन होते हैं वो भी हमारी बुक से आते हैं। बुक दे देंगे तुम लोगों को जब मांगना, और तुम पेपर उठा के फाइनल के कॉस्ट ऑडिट का देख लेना। 100 पेज के बाहर पेपर जा नहीं सकता, ऐसा एनालिसिस करके बनाया है वो। और वो तभी बनाया है जब हम फाइनल पढ़ रहे थे, उसमें हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। खुद अपनी बुक बना के खुद ही पढ़े हैं, समझे? तो कंटेंट को जितना कंसाइज रखो, उतनी ज्यादा बार रिवीजन कर पाओगे, उतना ज्यादा याद रह पाएगा। जितना ज्यादा याद रहेगा तभी तो नंबर आएंगे। पता चले पढ़ हमने 1000 पेज का लिया, दिमाग में 2 पेज नहीं है, नंबर आएंगे ही नहीं। क्यों? इसीलिए 10 मतलब 100 पेज को 10 बार पढ़ लो, या 1000 पेज को 1 बार पढ़ लो, बात वही है। लेकिन जब 100 पेज 10 बार पढ़ोगे वो रट जाएगा, एग्जाम में नंबर आ जाएंगे। यही उद्देश्य ऑडिट की बुक का। ये वाली भी कुछ इसी फॉर्मेट पे बनी है। तो सेक्रेटरियल ऑडिट कंप्लायंसेस का ऑडिट होता है मेनली, मतलब कंपनी में कौन से लॉ लग रहे हैं। जैसे कंपनीज एक्ट अप्लाई हो रहा है, कंपनीज एक्ट में मान लो उनको फॉर्म भरना है, DIR 12 डायरेक्टर चेंज हुआ तो भरा गया है कि नहीं भरा गया है। MGT 7 जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्म होता है वो भरा गया है कि नहीं भरा गया है। AOC 4 किसका होता है? AOC 4। हेलो हेलो जी सर। हाँ हाँ मिल गया मिल गया। हाँ हाँ अभी पढ़ाएंगे क्या? FM की क्लास लेंगे है कि? रुकिए अभी 1 मिनट रुकिए, करोगे FM की क्लास है? बताओ कितने लोग चाहते हैं हम OR पास करें? नहीं करनी, नहीं करनी, मना कर दें, रहने दीजिए सर। नहीं नहीं, बच्चे बच्चे वो नहीं करेंगे, रोने नहीं, मतलब छोड़ दीजिए आज। ठीक है, ठीक ठीक। हाँ हाँ अभी हैं, अभी आधे घंटे पढ़ा के निकलेंगे। ठीक 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 ठीक।
बचा लिया तुम लोगों को, समझे? तो करीब 2.5 घंटे, 5 बजे तक तुम लोगों को क्लास होती, 5 सवा 5, समझ रहे हो? हम सोचे क्या छोड़ो, ठीक है? तुम लोग बारे में अच्छा ही सोचते हैं, तुम लोग जानते हो, तुम लोग आउटपुट वैसा नहीं देते हो। कोशिश भी तो नहीं, घूम रहे हो मनाली हो, कह रहे हो कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हो कोशिश कर रहे हैं। निकल गए थे मनाली घूमने, सेक्रेटरियल ऑडिट, एनुअल रिपोर्ट देनी होती है, यूसी 4 भरना होता है। तो ये जितने भी फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, ये कंपनी भर रही है कि नहीं भर रही है? कंपनी के ऊपर मान लो कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्रीज एक्ट लग रहा है, फैक्ट्रीज एक्ट के सारे प्रोविजन अप्लाई मतलब कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये सारी चीजें इंश्योर करना सेक्रेटरियल ऑडिटर का काम होता है। मतलब एक सीएस इन प्रैक्टिस होता है जो कंपनी में देखता है कि कंप्लायंसेस पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। उसकी भी एक क्राइटेरिया है कि किन किन कंपनियों को एक सीएस से ऑडिट कराना पड़ेगा, मतलब सेक्रेटरियल ऑडिट कराना पड़ेगा या कि नहीं कराना पड़ेगा। वही चीज इसमें भी है कि जो है सेक्रेटरियल ऑडिट वही कर सकता है जो सीएस इन प्रैक्टिस इन इंडिया हो, मतलब सीएस होना चाहिए, प्रैक्टिसिंग होना चाहिए और इंडिया का होना चाहिए। क्या हुआ, क्या हुआ है? सारी लिस्टेड कंपनी पे आपका जो है सेक्रेटरियल ऑडिट कराना पड़ेगा। कोई भी अनलिस्टेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, पेड अप शेयर कैपिटल उसका 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसको कराना पड़ेगा। पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर कंपनी के आउटस्टैंडिंग लोन बारोइंग्स या फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन बारोइंग्स 100 करोड़ या उससे ज्यादा है। मतलब ये समझ लो कंपनी काफी बड़ी है और सारी लिमिट्स में आप देखोगे हमेशा टर्नओवर सबसे ज्यादा होता है। हम पहले भी बता चुके हैं लॉ वाली क्लास में, लिमिट याद करने का तरीका यही है कि टर्नओवर सबसे ज्यादा होगा, दोनों चीजें, 2-3 चीजें जो होंगी वो उससे कम वाली होंगी। काफी मिसमैच हो जाता है ना याद करने के बाद। अब अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिटर, ये क्या होता है? As per Rule 8 of the Companies Meeting Boards and its Power 2014, read with Section 179 of the Companies Act, Secretarial Auditor is required to appointed by means resolution is duly converted by board meeting। मतलब अगर सिंपल मीनिंग इसका निकालें तो बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होता है कि कौन सेक्रेटरियल ऑडिटर होगा। ठीक है, तो सेक्रेटरियल ऑडिटर इतना ही मेन, इसकी लिमिट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। क्या सर 7 नंबर में आएगा इतना ही लिखेंगे और क्या लिखोगे? अगर एप्लीकेबिलिटी आया तो एप्लीकेबिलिटी ही तो लिखोगे। ठीक है, थोड़ा बहुत लिख लेना कि सेक्रेटरियल ऑडिटर कौन कर सकता है, सीएस इनका कर सकता है, समझ लो सीएस जो प्रैक्टिसिंग हुआ ऐसे कर। इंग्लिश तो आती है तुम लोगों को, बताने की जरूरत नहीं, अच्छी है, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हो सबको। ज्वाइंट ऑडिट, ज्वाइंट ऑडिट जानते हो? ये नहीं चिपका चिपका को ऑडिट कर रहे हैं, ज्वाइंट ऑडिट वो नहीं होता है। ज्वाइंट कर दिया, 2 कंपनियों का एक साथ ऑडिट कर दिया, ये हुआ ज्वाइंट ऑडिट। जैसे मान लो जियो कंपनी है, तो क्या जियो कंपनी के काफी सारे वेंचर्स हैं, वेंचर्स का मतलब काफी सारे बिजनेसेस हैं, तो क्या जियो कंपनी को एक ही ऑडिटर या एक ही फर्म चाहिए होती है ऑडिट संभालने के लिए? उसको काफी सारी फर्म्स चाहिए होती हैं, काफी सारे ऑडिटर चाहिए होते हैं। ज्वाइंट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तब आती है जब जो है वर्क काफी ज्यादा हो, वर्कलोड काफी ज्यादा हो और बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन हो, मतलब काफी सारे बिजनेसेस हो उसी के, मतलब सेगमेंट अलग अलग हो। जैसे रिलायंस है, रिलायंस के अंडर जियो आता है, ऐसे करके काफी सारी कंपनीज आती, कैंपा वगैरह सब आ गई हैं। कैंपा जानते हो कि कोल्ड ड्रिंक वाली, वो जियो की ही हो गई है, पता है? ये पता, रिलायंस वालों को पैसा दे रहे हो 10-10 रुपए डेली के जो कैंपा पीते हो। तो अगर हम बात करें ज्वाइंट ऑडिटर, ज्वाइंट ऑडिट बोर तो नहीं हो रहा तुमको? नहीं ना, कर तो नहीं जाना? Joint audit refers to the processes of conducting the audit of a single organization by more than one auditor। मतलब कंपनी एक ही रहेगी, ऑडिटर एक से ज्यादा होंगे, कंपनी एक ही रहेगी। लार्ज कंपनीज with diversified business operation often
to this process of auditing where they employ multiple auditor to conduct statutory audit. Statutory audit सीए वाला audit, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट, ठीक है। तो जहां पे डाइवर्सिफाइड बिजनेस हो, काफी सारे मल्टीपल सेगमेंट हो बिजनेस के, वहां पे आपको एक से ज्यादा ऑडिटर की, मतलब सीए की या सीए फर्म की नीड होती है, ठीक है। The basic aim in applying joint order is pull the all resources of multiple orders to conduct audit effectively within the lesser amount of time, मतलब कम समय में ज्यादा आउटपुट देना, ज्यादा efficient रिजल्ट देना ऑडिट में। क्लियर, समझ में आ गया जॉइंट ऑडिट का क्या होता है। अब इसके एडवांटेज क्या है, अब इसके एडवांटेज देखो कितनी बार आए हैं। enable companies to benefit from the technical expertise of more than one firm। होता क्या है कि कोई कंपनी मान लो लॉ में बेटर है, कोई कंपनी फाइनेंस में बेटर है, कोई कंपनी कॉस्टिंग में बेटर है। तो अगर एक से ज्यादा कंपनी एक साथ मिलकर ऑडिट करती हैं तो काफी सारे जो है फर्म का टेक्निकल नॉलेज एक साथ उस कंपनी में लगता है, ठीक है। तो वो कंपनी क्या होती है, उस कंपनी में जो है जो फ्रॉड होते हैं या जो है ट्रू एंड फेयर व्यू है वो अच्छे से आता है निकल के। अगला क्या है, देखो होता क्या है, इन लोगों में कंपटीशन बढ़ जाता है, किसमें, जॉइंट ऑडिटर्स में। मतलब दो फर्मों को अगर आपने अपॉइंट किया तो क्या होता है, हम अच्छा करके देंगे, हम अच्छा करके देंगे, ये चीजें होने लगती। तो दोनों लोग कंपटीशन में एक दूसरे से अच्छा काम करेंगे, जिसमें क्या होगा, बेनिफिट किसका होगा, कंपनी का। मनदीप फोन रख दो। इंटर ग्रुप 1 में पता जानते हो क्या हुआ, नहीं पता तुम लोग। इंटर ग्रुप 1 में अलग ही रूल चलते हैं इस समय, फोन अलाउ नहीं है। फोन अगर चलाते हुए मिल गए तुरंत जमा कर लेते हो, एक दिन के बाद देते हैं। वो नहीं है सम्मान, उसका जमा कर लिया था, पूछो हम लोग, ये बैठी थी रियांशी, जमा कर लिया और वो चला गया, समझ लो। और बिना हाथ उठाए अगर आपने बोल दिया तो 50 रुपीज का फाइन है, समझ रहे हो। लास्ट में जो भी होगा उसकी पार्टी होगी। 50 रुपीज कराया था, क्लास में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे इंटू कर लेंगे उस, और एक बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक कैंपा, समझे, वो आएगा। सही है ना, तुम लोगों में भी यही रूल अप्लाई कर दें, हाथ उठाने वाला। क्यों फोन छोड़ दीजिए, हाँ फोन वाला। तुम्हें पता है हमारा अगर बस चले तो हम फोन सबके सबमिट करवा ले, लेकिन फिर उसके लिए टाइम ज्यादा लगेगा, सबमिट करें फिर दें निकलते समय, इस वजह से नहीं करवाते हैं। देखो फोन एक अगर बंदा हो जाए यहाँ पे काउंटर पे, सबके फोन जमा करके तभी क्लास में आने दें। सही बता रहे हैं, यही मन होता है हमारा, क्योंकि क्लास में फोन के साथ पढ़ाई नहीं हो सकती है। एक ही काम हो सकता है, या तो दिमाग वहां रहेगा या तो यहाँ रहेगा सामने। दो काम एक साथ कर रहे हो तो अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हो, इतनी दूर आके पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो सही से। उन्हीं चलाना था, घर पे बैठ के चला, यहाँ क्या करने हैं, समझ रहे हो। हमें ये चीज अप्लाई करनी है, हो सकता है अभी इस अटेम्प्ट में नहीं, अगले अटेम्प्ट से एप्लीकेबल हो जाए, लेकिन ये चीज करनी है। फोन नहीं रखना है क्लास में, फोन नहीं चलना चाहिए। हम तो टेस्ट में पेपर फोन पे नहीं देना चाहते हैं। सुबह सुबह टेस्ट रख दिया जाता है, पहले टेस्ट बना नहीं होता है, दे दिया जाता है। इसीलिए बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में पढ़ाई, ट्रेडिशनल वे में ही होती है। अगर मॉडर्न में चुनोगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, बढ़िया फैंसी पढ़ाई करो, फोन उनके साथ इधर लगे हुए हैं, सब नहीं हो पाती। ट्रेडिशनल वे चुनो, 1 दर्जन रफ ले आओ अमीनाबाद से, उनको भरो, देखो कितने अच्छे नंबर आते हैं, कितनी अच्छी प्रैक्टिस होती है। जो नहीं याद हो रहा है लिख लिख के याद करो, जिसको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है याद करने में, जिनको नॉर्मल हो जाता है वो अपनी तरीके से, लेकिन जिनको नहीं होता है वो क्या करेंगे। काफी सारे बच्चे अलग अलग होते हैं, सबका पढ़ने का तरीका और मेमोरी वगैरह सब अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से काम करना है उनको। कोई इंसान लॉ में 40-40 नंबर आ रहे हैं,
और लॉग यूजेस फेल हो रहा है, लिख लिख के पढ़े, 10-10 बार लिखे, समझ रहे हो। चलो ये सब बातें होती रहेंगी। लीड टू रियल डिबेट, जैसे कि दो बंदे टैक्स वाले हैं तो किसी कंपनी का टैक्स फंसा तो टैक्स पे डिबेट होने लगी कि ऐसा नहीं है ऐसा हो सकता है, समझ लो। डिबेट मतलब गुड डिबेट, जो जीडी होता है ग्रुप डिस्कशन, वो होने लगा। ऑन टेक्निकल इश्यूज एंड ऑफर्स एडिशनल स्कोप ऑफ बेंच मेकिंग, मतलब जो है अच्छी अच्छी चीजों पे, गुड पॉइंट्स पे उनका आपस में जो है डिबेट करना, और उससे एक एडिशनल स्कोप निकालना। स्कोप का मतलब उन सारी डिबेट से कंक्लूजन निकालना, समझ रहे हो, जो कि एक बेंच मार्किंग टाइप का हो आपका। अलाउ फॉर द स्मूथ एंड, क्या लिखा है, सीक्वेंस रोटेशन का मतलब अभी ऊपर बताया था कि एक फर्म मिनिमम 2 टर्म के लिए और इंडिविजुअल ऑडिटर 1 टर्म के लिए ऑडिटर होता है। तो इससे क्या होता है, एक स्मूथ रोटेशन चलता रहता है। जैसे 2-4 फर्म कर रही तो इस बार तुम नहीं करोगे, इस बार दूसरे आएंगे, ऐसे करके रोटेशन चलता रहता है। रिटेन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रुप ऑपरेशन विच मिनिमाइज डिस्प्यूट कॉज विच वन ऑडिट फर्म इज चेंज, मतलब ग्रुप ऑपरेशन होते हैं, डिस्प्यूट नहीं होते हैं, ये सारी चीजें। लिमिटेशन क्या है इसके, लिमिटेशन काफी अच्छे हैं इसके, पढ़ो। जो देखो बहुत ज्यादा सीए में एक्सपीरियंस्ड होते हैं, ठीक है, जो एक्सपीरियंस होते हैं उनके बात करने का तरीका देखना, ठीक है, डिफरेंट होगा, ठीक है। उनके अंदर से लगेगा तुम्हें ऐसा कि वो सीनियर है, सीनियोरिटी झलकती है, ठीक है। तो वैसे ही मान लो एक कंपनी है जो है काफी पुरानी है ऑडिटर की, 15-20 साल 50 साल ऑडिट करते हुए हो रहे हैं, और एक कम एक्सपीरियंस वाली है जो कि अभी 2-4 साल इसको ऑडिट करने में आए। उनमें दोनों में अगर कहोगे तो कॉन्फ्लिक्ट रहेंगी चीजें में, क्योंकि एक आदमी दूसरे को ऑडिटर समझ ही नहीं रहा है। एक बहुत ज्यादा क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड है, दूसरा जो है इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज इतनी ज्यादा नहीं है, तो ये प्रॉब्लम होती है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल इंडस्ट्री ड्यू टू कॉस्ट बर्डन, कह रहे हैं कि स्मॉल जो छोटी छोटी फर्में होती उनके लिए नहीं है ऑडिट करवाना कि 10 ऑडिटर रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक ही ऑडिटर का बर्डन भारी होता है। 10 ऑडिटर उनको रखने चाहिए जिनका बिजनेस 10 ऑडिटर लायक है, ठीक है। एट टाइम्स लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे से जलन की भावना। among the auditors may slow down the speed of work, ठीक है। एक दूसरे से वो सोच रहे हैं वो काम कर लेंगे, वो सोच रहे हैं हम कर लेंगे, समझ रहे हो। दोनों में क्या है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, मतलब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड नहीं है कि तुम ये काम कर लो हम ये काम कर ले। कब होगा? जब कोऑर्डिनेट करके काम करोगे। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं तो एक दूसरे पे काम थोप रहे हैं, ठीक है। देयर मे बी अनसर्टेनिटी अबाउट लायबिलिटी ऑफ एनी वर्क, मान लो कोई काम हुआ उसमें गड़बड़ी हो गई, अब वो किसने किया किसी को पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, समझ लो। एरियाज ऑफ कॉमन कंसेंट में भी, मतलब अगर एक काम दोनों लोगों को कॉमन दिया गया मिलजुल के करने के लिए तो दोनों लोग लापरवाही कर सकते हैं उसमें। द ऑडिटर मस्ट हैव शेयर ऑफ फी, सबसे बड़ा दुख, पैसे बांटने पड़ेंगे, समझे। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है। ऑडिट कमेटी आप लोग जैसा कि पढ़ चुके हैं, यही सेम पढ़ा था, याद होगा, ठीक है। फिर से पढ़ा देते हैं। इसमें देखो डायरेक्ट ऑडिट कमेटी 2018 और 16 में आया है, दिसंबर और जून में, इंपॉर्टेंट है, लॉ में याद किए थे, वही वाला याद करना है। एप्लीकेबिलिटी ऑडिट कमेटी क्या है? सभी लिस्टेड कंपनी पे है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी सेटिस्फाई एनी ऑफ 3 कंडीशन, एनी में से तीनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई कर दे। पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 10 करोड़ होने चाहिए, लोन डिवेंचर बोरोइंग्स मिनिमम 50 करोड़ होना चाहिए, टर्नओवर मिनिमम 100 करोड़ होने चाहिए। इन तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो क्या हो जाएगा? ऑडिट कमेटी बनवानी पड़ेगी। However, an unlisted public company, even if satisfy any of 3 conditions, will not have to made audit committee if it is wholly owned subsidiary. अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी
तब भी उसको ऑडिट कमेटी नहीं बनानी। अगर वो सब्सिडरी है, होली ओन सब्सिडरी है, किसी दूसरी की सब्सिडरी है, ज्वाइंट वेंचर है या डोरमेंट कंपनी है। अब अगर करें हम बात कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी में कौन कौन से लोग होने चाहिए। 3 डायरेक्टर होते हैं जिसमें से मेजोरिटी इंडिपेंडेंट, मतलब कि 2 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मेजोरिटी का मतलब 2 ही हुआ ना, डायरेक्टर को आधा थोड़ा ना काट दोगे कि 1.5 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एक पूरा पूरा बाकी आधा। फंक्शन ऑफ ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी क्या करता है? हेलो, नहीं अभी नहीं छोड़ी, बताइए। 3-4 आए हैं शायद, 4-5 सब, हाँ ऑलमोस्ट सब आए हैं हमारी नॉलेज में। बाकी 1-2 का हमको नहीं पता, 1-2 हमने देखे नहीं। हालांकि आए तो 1 2 3 4 5 बच्चे हैं हमारे साथ। क्यों? मौसम नहीं सही तो कार से आ जाइए। अच्छा, मौसा की तबीयत नहीं सही है। अच्छा, तो क्या छुट्टी करवा दें? हाँ ठीक 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 ठीक। अमित सर बोल रहे मौसा की तबीयत नहीं ठीक, हम कहे मौसम नहीं ठीक, हमको सुनाई पड़ा, हमके कार से चले जाइए। तुम लोगों को सोचो छुट्टी ना हो, इसलिए जो है हम लोग कितनी मेहनत करते हैं। अमित सर के इस समय करीब 15 दिन से कुछ ना कुछ लगा हुआ है, फिर भी क्लास की कहीं छुट्टी होती है? कल बारिश की वजह से हुई थी, बाकी होती है कहीं नहीं होती, क्योंकि 15 दिन से कुछ ना कुछ लगा हुआ है। तब भी क्योंकि तुम लोगों को नुकसान होगा, सिलेबस ना जो है वो इनकम्प्लीट रहे, जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो। क्यों? फंक्शन ऑफ ऑडिट कमेटी क्या है? फंक्शन ऑडिट कमेटी का टू रिकमेंड नेम एंड रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर। बताया था ऊपर, देखते थे काफी जगहों पे रेम्युनरेशन वगैरह में लिख के ऑडिट कमेटी रिकमेंड, बोर्ड फिक्स लिखा आता है। तो ऑडिट कमेटी का फंक्शन क्या होता है? रेम्युनरेशन ऑडिटर की रिकमेंड करना, फिक्स नहीं कर सकती है, फिक्स बोर्ड करेगी, फाइनलाइज कौन करेगा? शेयर होल्डर। सी दैट इंडिपेंडेंट ऑडिट इज कैरिड आउट, ये देखता है कि कंपनी में इंडिपेंडेंट ऑडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कंपनी मैनेजमेंट के साथ मिल गया है, वो घपलेबाजी करने की सोच रहा है। रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट को एजीएम के पहले रिव्यू करता है, देखता है। एनुअल जनरल मीटिंग में रखने से पहले इसके पास रखा जाता है कि देख लो एक बार। टू अप्रूव रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसको अप्रूव करना अंडर सेक्शन 188। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन 188 फाइनल में पढ़ोगे सेक्शन तब पता चलेगा। स्क्रूटनी ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, कंपनी टू कंपनी अगर लोन दिए जा रहे हैं उनको चेक करना, स्क्रूटनी का मतलब चेक करना। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी की जो एसेट्स हैं उनको वैल्यू करना, मतलब इस समय करंट में उनकी मार्केट वैल्यू क्या है। समझ रहे हो? एसेट्स हमारी बहुत पहले की, कार हमारी बहुत पहले की है, लैंड हमारी बहुत पहले की है, करंट में वैल्यू क्या, क्या डेप्रिसिएशन लगा, क्या एप्रिसिएशन लगा, ये सब लगा होगा। पावर क्या होती है ऑडिट कमेटी की? Audit committee has power to call for comments of a auditor about internal control system and scope of auditing including its observation। Audit committee क्या कर सकता है? पावर है कि ऑडिटर को बुला ले, उससे किसी भी चीज पे कमेंट्स मांग सकती है। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा चल रहा है, मतलब कंपनी का जो अंदर का मैकेनिज्म है इंटरनल कंट्रोल वो कैसा चल रहा है, और उसका ऑब्जर्वेशन क्या है, मतलब क्या क्या कमियां उसने निकाली है। Before submission of the report to the board, the audit committee have power to review the financial statement। मतलब बोर्ड को सबमिट करने से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट को रिव्यू कर सकती है। पावर टू डिस्कस any of the statutory and internal auditor and management of the company in relation to matter content in the financial statement।
मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मैटर अगर उसको लग रहा है कि हमको इससे रिलेटेड पूछताछ करनी चाहिए, चाहे स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, चाहे इंटरनल ऑडिटर हो, चाहे कोई मैनेजमेंट का बंदा हो, वो उनसे पूछताछ कर सकती है। क्लियर? अब आगे आते हैं लास्ट सेक्शन पे, उसके बाद चैप्टर खत्म हो गया होगा। ये 30 नंबर का नहीं है, ये अभी उसका एक पार्ट है। इतने छोटे में 30 नंबर लोगे यही वाला पूरा 30 नंबर का आ जाए। इससे एक 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, करीब कितने 12 13 17 नंबर के, 17 नहीं 13 पेज के हैं, बाकी पेज बढ़े हैं इसमें। हमने मतलब कुछ पेजेस इसमें वो करने हैं, देख लो पीछे के, ये सब ऐसे ही है, समझ लो 17 का नहीं है, 13 पेजेस का है। हाँ, अगर फाइन होता है, ठीक है, तो अगर सेक्शन 139 टू 146 ऊपर जो पढ़ा था 139 सबसे पहले, वहां से 146 का अगर आप कोई भी प्रोविजन फॉलो नहीं करते, ठीक है, तो कंपनी के ऊपर फाइन लगेगा मिनिमम 25,000 रुपए, मैक्सिमम 5 लाख रुपए। ठीक है, अगर कोई ओआईडी होता है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट होता है, तो मिनिमम 10,000 रुपए, मैक्सिमम 1 लाख रुपए। बुक में तुम्हारे बहुत गंदे तरीके से लिखा है, हमने ऐसे चार्ट फॉर्म में बना के दिया है, इसमें याद रह पाए। ठीक है, अगर ऑडिटर ने इनमें में से कोई सेक्शन का फॉल्ट किया है, ठीक है, तो मिनिमम फाइन 25,000 की होगी, मैक्सिमम फाइन 5 लाख होगी, या फिर 4 टाइम्स ऑफ द ऑडिटर फीस विचएवर इज लोअर। यहाँ पे 2 बार लिख गया है 4 टाइम्स, तो ये काट देना, हम काट के देंगे, चिंता ना करो। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इफ ऑडिटर नोइंगली कंट्रावेंसेस विद द इंटेंशन टू डिसीज ऑफ द कंपनीज और क्रेडिटर्स शेयर होल्डर, मतलब जानबूझ के अगर वो काम करता है जिससे कंपनी के क्रेडिटर, शेयर होल्डर या टैक्स अथॉरिटीज को नुकसान पहुंचे। कौन? ऑडिटर जानबूझ के अगर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं फॉलो कर सकता है जिससे क्रेडिटर हो गए कंपनी के, या शेयर होल्डर होंगे, या टैक्स अथॉरिटीज होंगे। टैक्स अथॉरिटीज कैसे? अगर तुमने जानबूझ के कंपनी का प्रॉफिट कम किया, प्रॉफिट कम होगा, टैक्स कम जाएगा, तो टैक्स अथॉरिटीज, इनकम टैक्स, जीएसटी, इनका सबका नुकसान होगा, तो टैक्स अथॉरिटीज का नुकसान हो रहा है, ऐसा कुछ किया तो 50,000 रुपए एंड 1 ईयर का इंप्रिजनमेंट, 1 साल की जेल, ये मिनिमम फाइन है। मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? 25 लाख रुपए और 8 टाइम्स ऑफ द ऑडिटर्स रिम्यूनरेशन व्हिचएवर इज लोअर, मतलब मैक्सिमम फाइन जो है 25 लाख तक लगेगा। अगर हम बात करें, इफ ऑडिटर इज convicted under subsection 2, then he shall refund the remuneration fees, pay damages करेगा कंपनी को जो जिस हद तक हुए हैं, सीजी में prescribed any authority or person to ensure recovery of damages from auditor under subsection 2 to pay the, क्या लिखा है, victims को पे करना पड़ेगा in case ऑडिट फर्म फाउंड गिल्टी। अगर ऑडिट फर्म गिल्टी पाई जाती है, फ्रॉडुलेंट मैनर में पाई जाती है, तो उसके ऊपर सिविल लायबिलिटी आती है। सिविल लायबिलिटी का मतलब गिल्टी पार्टनर एंड ऑडिट फर्म जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। अगर क्रिमिनल लायबिलिटी होती तो ओनली गिल्टी पार्टनर आर लायबल। इसके ऊपर एक केस है। केस क्या है कि एक तुम लोगों को पता होगा, बिग फोर्स के बारे में सुना है, बिग फोर सुना होगा, ठीक है, ऑडिट फर्म्स, पीडब्ल्यूसी, डिलॉयट, ठीक है। मान लो पीडब्ल्यूसी का केस लेते हैं, पीडब्ल्यूसी थी, पीडब्ल्यूसी के एक एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया था, ठीक है, तो ये तभी से आया था सिविल लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी, ठीक है। तो पीडब्ल्यूसी के एक एम्प्लॉय ने जो है ऑडिट में डिफॉल्ट किया था, तो पूरी की पूरी कंपनी ब्लैक लिस्ट कर दी गई थी। तो कंपनी ने केस किया, कंपनी ने कहा हमारे एक ऑडिटर ने डिफॉल्ट किया, समझ लो, हमारे एक ऑडिटर ने डिफॉल्ट किया, हमने डिफॉल्ट नहीं किया है। नहीं, अमित सर आ रहे हैं। हाँ, क्या बता रहे थे हम? एक लोग बोलूं, कंपनी ने फ्रॉड किया, तो जो है हमारे एम्प्लॉय ने फ्रॉड नहीं, मतलब हमारे एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया, पीडब्ल्यूसी के जो बाकी सारे 1000 एम्प्लॉयज हैं उनकी क्या गलती, ठीक है, तो हमारी क्या गलती। तब से ये कॉन्सेप्ट लाया गया, ठीक है, कि एक दो चीजें हैं, एक सिविल लायबिलिटी है और एक
क्रिमिनल लाइबिलिटी है, ठीक है। तो अगर सिविल लाइबिलिटी होती है तो दोनों लोग लाइबल होंगे, अगर क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है मतलब इंडिविजुअल उसकी गलती पाई जाती है तो क्रिमिनल लाइबिलिटी आएगी, केवल गिल्टी पार्टनर लाइबल होगा, समझ रहे हो। और सिविल लाइबिलिटी में दोनों लोग सर्वली लाइबल होंगे, एक साथ लाइबल होंगे। तो ये था ये चैप्टर, ये तुम्हारा एक पार्ट है चैप्टर का। चैप्टर में 3 पार्ट है, एक पार्ट खत्म होता है, मान लो 10 नंबर का मोटा मोटा यहाँ से आएगा, ठीक है। तो 3 क्लासेस में 10 नंबर खत्म हो, कोई बुरा नहीं है, ठीक है। कल तुम लोगों को बुक मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगी, इसको पढ़ लेना, है बहुत टफ नहीं है, अभी पढ़ा होगा इतना, ठीक है। इसको याद कर लेना। इसका टेस्ट तुम लोगों का रक्षाबंधन की छुट्टी जिस दिन आओगे लौट के उसी दिन टेस्ट होगा, डेट नहीं बता रहे हैं। मान लो 9 को तुम्हारा वो होगा, रक्षाबंधन है, मान लो संडे को भी छोड़ दो, मंडे को इसका टेस्ट होगा। क्लियर है क्या? वो रिजल्ट आएगा ना तो उसी दिन टेस्ट है, करीब उस दिन रिजल्ट है, उसी दिन टेस्ट होगा। और टेस्ट में एक नया रूल हमने ऐड किया है, जो भी टेस्ट नहीं देगा, जितने भी बच्चे रजिस्टर्ड हैं यहाँ पे 500 रुपए का फाइन होगा पर टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। वो अगर आप नहीं पे करते हैं तो आपकी सारी क्लासेस रद्द कर दी जाएंगी तुरंत, ठीक है। सारी क्लासेस मतलब कि यहाँ से पूरा एक्सेस रिवोक कर लिया जाएगा आपके पास, ठीक है। क्योंकि होता क्या, अपने मन से बहुत चल के देख चुके तुम लोग कि टेस्ट ये वाला सर दे देते हैं, ये वाला नहीं देते, सर ये वाला दे देते हैं, फिर ये वाला नहीं देंगे। क्यों? एक एक टेस्ट देना है तुम लोगों को सारे, चाहे हमारे हो चाहे अमित सर के हो। इसी बहाने पढ़ते हो चैप्टर, समझ रहे हो, ऐसे पढ़ना ही भूल जाते हो। कम से कम पढ़ो तो वो चैप्टर इसी बहाने, टेस्ट के बहाने। 2 बार 10 बार टेस्ट होगा, 10 बार पढ़ोगे, 10 बार रिवाइज होगा, एग्जाम में पास हो जाओगे तुरंत। अब अपना दिमाग लगाने लगते तो सर ये वाला हम नहीं देंगे, इस वाले में प्रिपेयर नहीं, अगले वाले में प्रिपेयर करके देंगे, अगले वाले में फिर वही आओ, फिर नहीं प्रिपेयर। तो अपना दिमाग मत लगाना पढ़ाई में, पहले ही बता रहे हैं, बस पढ़ने में लगाना। टेस्ट उसी हिसाब से रख रहे हैं, वो प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, 1 हफ्ते का 12-13 पेज है, 1 हफ्ते बहुत होते हैं। क्यों? आराम से पढ़ लोगे, कल बुक मिल जाएगी। बुक नहीं, क्लास खोल लो, क्लासिंग देखते रहो, सुनते रहो। कितनी 3 क्लासें हैं, मुश्किल से 2-3-4 घंटे की क्लास, 4 घंटे का चैप्टर है, 4 घंटे का चैप्टर, 3 बार देख लो, चौथी बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे। दिक्कत नहीं होनी चाहिए।